पीछे एक रिसर्च आया था ICMR का, उन्होंने कहा हमारी इंडियन थाली के अंदर 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं होता। अगर आप 3 टाइम थाली खाते हो तो यू गेट ओनली 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। हमारी थाली जो है उसमें सबसे पहले प्रोटीन होना चाहिए, फिर फाइबर होना चाहिए और फिर कार्ब्स होने चाहिए। कैसे प्रोटीन लेते हैं, कैसे कार्ब्स लेते हैं, कैसे पतला, कैसे मसल, कैसे जिम, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। मोटापा क्या है, व्हाट इज ओबेसिटी। नंबर 1 ओवरवेट, नंबर 2 इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, नंबर 3 हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन। सबसे बड़ी बात, आपको यही नहीं समझ में आता ये सब कुछ हो क्यों रहा है। जो लोग मोटापे के, ओबेसिटी के शिकार हैं, उनको कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिप्लीशन पहले आता है, फिर आती है डेफिशिएंसी, फिर आते हैं डिफेक्ट, और फिर आती है डिजीज, और फिर आती है डॉक्टर्स, फिर आती है ड्रग्स बॉडी में, और फिर लास्ट में आती है डेथ। पिज्जा बर्गर, दिस इज फर्स्ट चॉइस ऑफ आवर जेनजीज। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जंक फूड। जिन लड़कियों को PCOD है, उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखो तो वो सबसे ज्यादा जंक खा रही है। बेसिकली जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। यानी कि अगर आप 60 kg के हो तो आपको 60 ग्राम्स प्रोटीन डेली इंटेक करना पड़ेगा। कोई इंसुलिन लगवा रहा है, कोई 6 गोलियां खा रहा है, किसी की किडनी डैमेज होगी, किसी का लिवर डैमेज हो गया, और अब वो पूछ रहे हैं कि जी अब इसका क्या सोल्यूशन है। क्रॉनिक किडनी डिजीजेस ये ज्यादातर उन लोगों को होती हैं जो कि पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं करते। दूसरा नंबर है पेन किलर्स, तीसरा है सोडियम का इंटेक। तो मैम आजकल मार्केट में एक कीटो डाइट करके, इंटरमीडिएट फास्टिंग करके बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में कि भूखे रहो, भूखे रह के इंसान पतला हो सकता है। अब मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए थे जो बेड रिडन थे, जो उठ ही नहीं पाते थे, उनको बेड पे ही वेट लूज करना था। 3 महीने में ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਿਰਫ weight loss ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਕੜ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਦੀਮਕ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਓਬੈਸਿਟੀ, ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਨਹੈਲਦੀ ਰਹਿ ਕੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਓਬੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਨੇ ਮੈਡਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਓਬੈਸਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, weight loss ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਟੇਲਡ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਕਰਿਓ ਯਾਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਡਮ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਏਜ ਲਿਖਤੀ 50+। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली इनका फॉल्ट नहीं है, मैंने ही बताया था माय एज इज 50। मैम यू आर 50+। या वाह। सत श्री अकाल, नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने एके टॉक शो के ऊपर। और आज जो मेरे साथ मेहमान है वो आप अभी ट्रेलर देख के समझ ही गए होंगे, तो आज सीधा बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम आपका एके टॉक शो के ऊपर। थैंक यू सो मच। जैसे ट्रेलर लोगों ने देखा, 50+ आपने एज अपनी बताई, तो कैसे क्या कर रहे हो आप, क्या खा रहे हो, कैसे 50+ आप तो मैम लगते ही नहीं हो। तो सबसे पहला सवाल जो लोग पूछना चाहेंगे आपसे कि कैसे। राइट, सो पहले तो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे तो कॉम्प्लीमेंट्स बड़े मिलते हैं, बट आपसे मिलना बहुत अच्छा लगा मुझे, स्पेशल बिकॉज आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर, एक सोशल वर्क के समक्ष वी कैन से, तो एक हमारे समाज के लिए ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और जब कोई इंसान हमारे समाज के लिए कंट्रीब्यूशन देता है ना, वो एक ऐसी आइडेंटिटी बन जाता है कि जिससे हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। और पर्सनली मेरा भी ये एक ड्रीम ही था कि मैं आपके पॉडकास्ट पे आऊँ, और आज बाबा जी की मैं बोलूँ बख्शिश से, ब्लेसिंग से, लोगों की, जिन्होंने मुझे, शायद हज़ारों लोगों ने जिनकी सेहत
में मेरा कंट्रीब्यूशन हुआ, तो उनकी वजह से आज मैं आज आपके इस पॉडकास्ट में आई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड रियली आई फील सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड कि यहाँ पे आई और कॉम्प्लीमेंट आपसे मिलना, इट्स सच ए ग्रेट थिंग फॉर मी। नहीं मैम, हम भी और हमारी टीम भी आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि अगर मैं ना ठीक हूँ तो आप भी एक सोशल वर्कर ही हैं। क्योंकि आज मैं सुबह जब हॉस्पिटल गया तो मैं बातचीत कर रहा था वहाँ पे, आपने भी वहाँ पर विजिट किया, तो मैं लोगों को बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा था। शायद इसीलिए भी मेरे दिमाग में था क्योंकि हमारा आज पॉडकास्ट प्लान था, पर फिर भी वो ज़रूरी टॉपिक इसलिए था क्योंकि लोग ज़्यादातर आजकल जो हेल्थ वाइज परेशान हैं, जैसे हम बोलते हैं कि शारीरिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो ये सारा कनेक्शन हमारी डाइट से है। तो आप एक न्यूट्रिशन कोच हैं, तो आज ये हमारी टीम का और हमारे चैनल का सौभाग्य है कि आप आज अपनी नॉलेज लाइफ में जितनी भी आपने पाई है, और सबसे बड़ी नॉलेज अकेली किताबों की नहीं होती, नॉलेज वो भी होती है जिससे आप लोगों के ऊपर अपनी उस नॉलेज को यूज़ करके लोगों में चेंज लाते हैं और उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देते हैं। तो सबसे पहले तो ऐसे ही शुरू करते हैं कि आपका कैसे आना हुआ इस लाइन के अंदर, आपने कैसे इस करियर में न्यूट्रिशन कोच बनने का सोचा, और आज आप एक बहुत बड़े न्यूट्रिशन कोच हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों को, IPS IAS ऑफिसर्स को आप ट्रेन करते हैं। तो कैसे आना हुआ, सबसे पहले ये जर्नी के बारे में बताएं, और उसके बाद लोगों के बहुत सारी लंबी लिस्ट के साथ हमारे पास सवाल हैं, तो हम एक एक करके पूछेंगे। आप सबसे पहले इसी से शुरू करिए। श्योर। सो सबसे पहला क्वेश्चन कि मैं इस लाइन में कैसे आई या मैं न्यूट्रिशनिस्ट कैसे बनी, वो शुरू जो हुआ तो वो इस कदर हुआ कि मेरी अपनी ही हेल्थ बहुत खराब होती जा रही थी। बिकॉज जैसे एक लेडी की एजिंग होती है 40 वो प्लस से कहते हैं क्रॉस कर जाती है, तो उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे डीजेनरेटिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं डीजेनरेशन फॉल। तो उससे क्या होता है, उसकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से उसका बॉडी का फंक्शन वीक होना शुरू हो जाता है, और जब किसी बॉडी का फंक्शन वीक होता है तो उसकी मेटाबॉलिक हेल्थ डाउन हो जाती है, और जब किसी की मेटाबॉलिक हेल्थ डाउन हो जाती है तो ऑफ कोर्स सी बात है उसको वो सारी दिक्कतें आती हैं जो उसने कभी इमेजिन भी नहीं की होती। नंबर 1 ओवरवेट, नंबर 2 इन्फ्लामेशन इन द बॉडी, नंबर 3 हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन की वजह से एंजाइटी और डिप्रेशन, और सबसे बड़ी बात कि आपको यही नहीं समझ में आता कई बार तो कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है, क्योंकि उस टाइम माइंड ऐसा डिस्ट्रैक्टेड मोड में होता है, जिसको हम कहते हैं मूड स्विंग्स इतने हो रहे होते हैं कि कभी गुस्सा, तो कभी आप नॉर्मल जिसे कहते हैं हैप्पी मोड में आ जाते हो, तो कभी आप एंग्शियस हो जाते हो, तो कभी आप बड़ी डाउन हो जाते हो। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही मोड चल रहा था उस टाइम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। बट वही चीज़ है कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता तो हम बहुत सारे लोगों की हेल्प लेते हैं, तो मैंने भी वही कुछ किया जो अक्सर लोग करते हैं, जिमिंग की, बहुत सारी डाइटिशियंस के पास गई, बहुत सारी थेरेपीज की, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश की कि कहीं से मुझे आराम आ जाए। दैट टाइम आई वाज 17 kg ओवरवेट, तो जो वेट मेरा बढ़ रहा है, हार्मोन मेरे इम्बैलेंस हो रहे हैं, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मेरी बॉडी में इन्फ्लामेशन के कारण मेरे घुटनों में दर्द इतना रहता था, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के उतर नहीं पाती थी, मेरी बैक में इतना प्रॉब्लम रहता था कि मैं सीधे लेट नहीं पाती थी, मेरा हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो गया था, इनफैक्ट मेरी आईसाइट जिसे कहते हैं मेरा विजन लॉस हो गया था, बहुत हद तक मेरे स्पेक्स लग गई थी। सो इतनी सारी दिक्कतें आ गई थी, बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन सारों का रीज़न क्या है। बट जब मैंने बहुत ट्राई करने के बाद अपने आप को ध्यान से जांचा और परखा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि अक्सर हम जब ब्लड रिपोर्ट्स करवाते हैं तो सारी चीजें बड़ी नॉर्मल आती हैं, फिर भी इंसान कहता है मैं बीमार क्यों, व्हाई आई एम सिक, व्हाई माय बॉडी हैज अ लॉट ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो वो इसी की वजह से कि आपकी बॉडी में जो जरूरी पौष्टिक तत्व जाने होते हैं, जब आप उनको नहीं लेते तो आपकी बॉडी में आपका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होके आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को पूर कर देता है, जो कि एक डिजीज प्रोन जोन में चली जाती है। तो ये मेरी जर्नी थी कि जो मैंने 6.5 साल पहले अपने आप को देखा, और जैसे ही मैंने न्यूट्रिशन को समझ के अपनी बॉडी के अंदर उसका इनटेक स्टार्ट किया, तो 3.5 महीनों में मेरी बॉडी चेंज होनी शुरू हो गई। वो 17 किलो वेट कहाँ गया 3.5 महीनों में, मुझे पता नहीं चला। ना मैंने कोई जिम किया, ना मैंने कोई हार्डकोर एक्सरसाइजेस की, ना मैंने कोई थेरेपी कराई, ना मैंने कोई डाइटिंग की, क्रैश डाइटिंग जिसे कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपने आप मेरी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी हुई, अपने आप मेरा वेट जाना शुरू हो गया, अपने आप मेरे हार्मोन्स स्टेबल हो गए, और सबसे बड़ी बात अपने आप मेरी इन्फ्लामेशन खत्म हो गई।
तो ये मेरी जर्नी थी जो मैंने 3.5 महीने में देखी। 3.5 महीने वो ऐसे थे कि जहाँ से मुझे समझ में आ गया कि न्यूट्रिशन से ऊपर कोई भी चीज़ नहीं है। सो फिर उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं अब न्यूट्रिशन पे काम करूँगी और मैं इसकी डेप्थ तक जाऊँगी। इसके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करूँगी ताकि मैं लोगों को सही गाइडेंस कि खाना सही करके कैसे आप ठीक हो सकते हो, ये आपको हम सिखाएंगे। तो मैंने उसी दिन से सोच लिया था। नहीं, बहुत अच्छी बात है मैम, आप जिस भी विषय पे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट आज की सिचुएशन के हिसाब से ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोगों की हेल्थ सीधी आप इम्पैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। हम ना थोड़ा कंसेप्ट को ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो लोगों को आराम से ये पॉडकास्ट सुन के कॉपी पेन लेके वो बैठे हैं कि कैसे प्रोटीन लेते हैं, कैसे कार्ब्स लेते हैं, कैसे पतला, कैसे मसल, कैसे जिम, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहला सवाल कि मोटापा क्या है, व्हाट इज ओबेसिटी? बेसिकली मोटापे की अगर मैं बात करूं तो वो एक ऐसी स्टेज है जहां पे आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब मोटापे को लोग क्या कहते हैं, 1 2 4 किलो 5 किलो वेट ओवर को लोग कहते हैं, पंजाबी च कहते हैं कुछ भी नहीं हैगा, है ना, अदा खांदे पींदे घरां दी निशानी है। इवन 5 से लेके 10 किलो वेट तक भी लोग ऐसा ही सोचते हैं। बट एक्चुअल में आपकी बॉडी जो कि आपकी एक आपका स्ट्रक्चर वाइज जितना आपका हाइट इन सेंटीमीटर्स होता है, उसमें से जब आप 100 माइनस करते हो तो एक्चुअल में वो आपका आइडियल वेट होता है। सपोज आई एम 160 सेंटीमीटर, उसमें से मैं 100 माइनस करती हूँ, 100 में से 60 जो आता है वो आता है मेरा आइडियल वेट, जो होना चाहिए एक्चुअल में जो होना चाहिए आफ्टर द एज ऑफ 50 और नियर टू बी 50। बट अगर मैं किसी गर्ल की बात करूं जो लेसर देन 40 इयर्स हैं तो 105, क्योंकि लेडीज को थोड़ा हार्मोन्स के कारण 5 का उनको ग्रेस मार्क्स मिल गया है, तो वो असल में लेडीज के लिए 105 और मेल के लिए 100 सेम। तो जितना आप अपनी हाइट के सेंटीमीटर में से 100 माइनस करेंगे वो आपका आइडियल वेट होगा। अब उसके मुताबिक मेरा आइडियल वेट है जो वो 60 केजीज है, बट आई एम 57 और 58 ऑलमोस्ट। जैसे आपने अपनी बात में बताया मैम कि पंजाब में तो लोग अक्सर कहते हैं कि 5-10 किलो वेट से तो कुछ नहीं होता। लोग अक्सर भी मिलके बोलते रहते हैं कि तू बड़ा कमजोर हो गया, तुम्हें कोई टेंशन है, कोई बीमारी है, कोई डिप्रेशन है। तो 5-10 किलो वेट से क्या होता है? अगर किसी में सपोज किसी लड़की का वेट उसकी हाइट के हिसाब से 50 केजी होना चाहिए और उसका वेट 60 है, तो वो 10 किलो के क्या क्या नुकसान है? देखो, जैसे कि मैंने बताया, बॉडी एक नंबर्स के ऊपर होती है हमारी। बॉडी इज अ नंबर गेम बेसिकली। हमारे जीने का भी एक नंबर है, जब हम इस दुनिया से जाएंगे वो भी एक नंबर होगा, हमारी हाइट का भी एक नंबर है ना। तो कहने का मतलब है हमारे वेट का भी एक नंबर है। ये लोगों को मतलब उनके माइंडसेट में नहीं है ये बात कि हमारा हाइट और हमारे वेट का भी एक नंबर है। जैसे हाइट को तो हम मान लेते हैं, बट वेट के नंबर को क्यों लोग नहीं मानते, मुझे ये समझ नहीं आता। अब आइडल वेट अगर सपोज करो किसी की हाइट वैसे 100 माइनस करके जितना बनता है, अगर उसका नहीं है, उससे 5-10 किलो ओवर है, इट मीन्स ही और शी इज नॉट ऑन हर और हिज आइडल वेट। ये बात उनको माननी पड़ेगी कि हमारा 5-10 किलो भी जो है वो ऊपर है। जब आप अपने आइडियल पैरामीटर्स पे नहीं होते, स्पेशली जब आप अपने वेट पे नहीं होते, तो आपकी बॉडी उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाती जिस एफिशिएंसी से वो काम कर सकती है। आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ उस तरीके से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाती जिस तरीके से वो कर सकती है। सो नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए 5 क्या, मैं कहती हूँ 2 किलो भी वेट ओवर नहीं होना चाहिए। 5-10 तो बहुत बड़ी बात है, 2 किलो भी वेट ओवर नहीं होना चाहिए, जो कि एक्चुअल में रियल फैक्ट है, जिसे कहते हैं एक बहुत बड़ी सच्चाई है। बट आई डोंट नो, पीपल समटाइम दे इग्नोर इट। बढ़ क्यों रही है मैम इतनी ओबेसिटी? आपको क्यों लगता है कि लोग, आपके पास बहुत ज्यादा लोग हैं जो आप ट्रेन करते हैं, जिनको डाइट देते हैं, क्यों बढ़ रही है इतनी ओबेसिटी? पहले तो देखने को इतनी मिलती नहीं थी, बिल्कुल। आजकल क्यों इतना बढ़ रहा है? देखो, ओबेसिटी जिस तरीके से बढ़ रही है, पता भी है सबको बढ़ रही है, बट बढ़ते ही जा रही है। पहले अमेरिका मशहूर था इस बात में कि अमेरिकन बहुत ज्यादा मोटापे के शिकार है। अब इंडिया मशहूर हो रहा है। मेरे को पता लगा कि मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज जो मोटापे के शिकार है। 60 करोड़ पीपल इन इंडिया आर ओबीस। एब्सोल्युटली राइट। देखो, ओबेसिटी का सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा अगर मैं उसका रीजन मानूं, तो आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल के अंदर लोग कहते हैं जी लाइफस्टाइल क्या होता है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छे कपड़े, बिल्कुल। क्या ये लाइफस्टाइल है? मैं कहती हूँ ये लाइफस्टाइल नहीं है। लाइफस्टाइल है आपका गुड मेटाबॉलिज्म, आपकी अच्छी हार्मोनल हेल्थ, जिसे कहते हैं बैलेंस्ड हार्मोनल हेल्थ, आपकी बॉडी में सबक्यूटेनियस फैट एक ऐसे आइडियल नंबर पे जो कि उससे बढ़कर नहीं होना चाहिए,
आपका BMI जो बॉडी मास इंडेक्स है वो 23 से ऊपर की स्टेज में नहीं होना चाहिए। आपका बॉडी का होल स्ट्रक्चर जो है वो एक कुछ आइडियल नंबर्स के अनुरूप ही होना चाहिए, मतलब अनुकूल होना चाहिए उनके, उनसे वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब ये ज्यादा हो जाता है तो उसको हम मोटापा कह देते हैं, जिसको कहते हैं ओबेसिटी। और ओबेसिटी का जैसे कि मैंने बताया, लाइफस्टाइल इज अ मेजर कल्प्रिट। हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, राइट, हमारा सोना जागना, हमारा सुनना समझना भी मैं बोलूंगी, क्योंकि आज की डेट में लोग क्या कर रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं और गलत ही सुन रहे हैं। मीन्स खा भी गलत रहे हैं, देख भी गलत रहे हैं और सुन भी गलत रहे हैं। 100%। हर तरफ से मार पड़ रही है। दैट इज अ रीजन हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ जब डाउन हो जाती है तो बॉडी हमें ओबीज कर देती है, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं या जिसको हम मोटापा कहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग हेल्थ अवेयर हो रहे हैं, रील्स आती हैं, वेट लॉस चैलेंजेस आ रहे हैं कि आप 30 दिन में 10 किलो वेट लूज़ करें। तो आप बताइए कि 30 दिनों में 10 किलो वेट लूज़ हो सकता है? और उसके पीछे जो लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के पीछे, जो जेंजी हैं या जो आजकल शॉर्ट टर्म एक मतलब आसान तरीका लोगों ने ढूंढा हुआ है कि ऐसे पतले हो जाओ या ऑपरेशन करवा लो या ये सप्लीमेंट्स ले लो, तो उसको किस एंगल से आप देखते हो और कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप हमारी ऑडियंस को? देखो, वेट लॉस जो है बेसिकली सबसे पहले तो वो कोई क्रैश कोर्स नहीं है जो एकदम से करा और करके बैठ गए और फिर से बाउंस बैक कर लिया। इट्स नॉट अ क्रैश कोर्स, इट इज अ बेसिकली डिसिप्लिन फॉर लाइफ लॉन्ग। पहली बात, जो ऐसा हम हैफाजेटनेस में कुछ स्टेप्स उठाते हैं, जैसे कि आजकल लोग आपने देखा है क्रैश डाइटिंग के चक्कर में, इंटरमीडिएट डाइटिंग के चक्कर के अंदर पड़ जाते हैं, कुछ कोई सी फैट डाइट कर रहा है, इवन कि लोग आजकल आपको पता है मेडिसिन पे भी जा रहे हैं, इंजेक्शंस पे भी जा रहे हैं, बिल्कुल। जो कि ओजेम्पिक, मंजैरो, सुना आपने, सब जी, कुछ जी। हो रहा है ना। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लोग वेट लॉस को एक गेम समझते हैं। बेसिकली इट्स नॉट अ गेम, इट्स लाइफ। बेसिकली हमारी जिंदगी जो है वो पूरी जिंदगी एक आइडियल वेट के साथ ही अच्छी रह सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स, या फिर सिर्फ मैरिज करनी है तो वेट लॉस करना है, सिर्फ कोई पार्टी आ रही है तो वेट लॉस करना है। एक्चुअली वेट लॉस जो है वो डाइट की प्रॉब्लम नहीं है, वो डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, जो कि लोग बना ही नहीं पाते। तो इसलिए वो डाइट पे कुछ टाइम के लिए जाते हैं, जैसे ही वो डाइट छोड़ते हैं वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो इस चीज के लिए मैं कभी भी अग्री नहीं करूंगी कि आप क्रैश डाइटिंग पे जाके क्रैश तरीके से वेट लॉस करो, या आप कुछ फैट डाइट्स को इंक्लूड करके आप पार्शियल वेट लॉस करो, बिकॉज इन चीजों का फायदा नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म नुकसान है बहुत ज्यादा। आपका पूरा मेटाबॉलिक हेल्थ डिस्टर्ब हो जाता है, इवन आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज लोगों को देखो कि इतना सारा लड़कियों को PCOD का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, या लड़कों को बहुत ज्यादा आजकल जिसे कहते हैं कि आफ्टर मैरिज एकदम से उनकी एक वाइटलिटी पे इफेक्ट क्यों आता है, वो बिकॉज ऑफ हार्मोनल फ्लक्चुएशंस। और वो हार्मोनल फ्लक्चुएशन एक दिन में थोड़ी आती है, वो तो जब आपने अपनी बॉडी को बड़ी बार टॉर्चर दिया होता है, जैसे कहते हैं ना टॉर्चर पे टॉर्चर किया होता है, कभी ये डाइट करके कभी वो डाइट करके, तब जाके हमारी बॉडी बेचारी डिप्लीट होके बीमार हो जाती है। वो अपना ही फंक्शन करना भूल जाती है, जो कि वो बहुत एफिशिएंटली कर सकती है। सो दैट इज अ रीजन। ये क्रैश डाइटिंग वाला फंडा तो आई एम टोटली अगेंस्ट ऑफ दैट। तो ये तो होना नहीं चाहिए। एंड ये माइंड सेट है बेसिकली कि पूरी जिंदगी आपको कैसा रहना है। ओबेसिटी की भी कोई कैटेगरीज होती है मैम, कि जैसे कई बार लगता है हमें कि उसका सिर्फ बेली फैट ही नहीं कम हो रहा, उसका अपर फैट बहुत ज्यादा है या उसका लोअर बॉडी फैट बहुत ज्यादा है, या एक ही तरह की ओबेसिटी है सारी? बेसिकली अब जब ओबेसिटी आती है ना, तो वो आपको आपके हर बॉडी पार्ट पे आती है, जो असली ओबेसिटी होती है आपकी हर बॉडी पार्ट पे आती है। अब आज की डेट में आपने देखा होगा लोगों का मेटाबॉलिक ओबेसिटी है। आपने देखा होगा पतला होता है आपका जो लोअर रीजन है, बट आपका पेट बाहर होता है, बिल्कुल। पियर शेप बॉडी जिसको हम कहते हैं। वो सीधा सीधा एक सिग्नल होता है कि यू आर पुअर इन योर मेटाबॉलिक हेल्थ, बट है तो वो भी ओबेसिटी ना, बिल्कुल। क्योंकि पेट जिसका बाहर है, आप सोचो उसका एब्डोमिनल फैट जिसे कहते हैं हमारा पॉट बेली, दूसरी भाषा में जब हम बोले तो हमारा पॉट बेली जो बन गया है, तो इसके अंदर जितना भी हमारा ट्रंक फैट है, जितने भी हमारे विजरास है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, वो तो इसी में ही है ना सारे, इसी एरिया में सारे। और जब वो इस एरिया का फैट बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे वाइटल्स, हमारी किडनीज, हमारा हार्ट, हमारी पेनक्रियास, राइट, हमारी लंग्स, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जिसकी वजह से अलग अलग तरीके की बीमारियां आपको लगनी शुरू हो जाती हैं। तो ओबेसिटी नो डाउट एक तो आपको मेटाबॉलिक जो मैंने बोला वो हो जाती है, और एक ओवरऑल होती है। अब ओवरऑल में आपको पता ही है पूरा का पूरा बॉडी फूल जाता है, और कई बार तो एक ओडिमा की वजह से भी हो जाती है। कई लोगों की बॉडी वैसे ही फूल जाती है, उनके अंदर वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा होता है।
एक्चुअली वेट नहीं होता, वो वाटर रिटेंशन वाला वेट होता है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ ओबेसिटीज, इफ मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाना चाहती, बट ये देख के पता चलता है कि किस पर्सन को कौन सा ओबेसिटी है ना। तो मैंने जैसे बताया मेटाबॉलिक होगी, एक ओवरऑल ओबेसिटी होगी, एक आपका हार्मोनल फ्लक्चुएशन की वजह से ओबेसिटी होगी, और एक आपको लाइफस्टाइल की वजह से ओबेसिटी होगी। आजकल प्रोटीन वर्ड एक बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा पे है, या आम जिंदगी में भी हमारे आजकल खाने पीने में बहुत बड़ी कंपनीज जो है हर जगह अपने प्रोडक्ट पे प्रोटीन इतना प्रोटीन इतना प्रोटीन इतना हाईलाइट कर रही है। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि प्रोटीन होता क्या है, ये हमारी बॉडी में करता क्या है, और इसकी हमारी बॉडी को क्यों ज़रूरत है। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट हमारी डाइट में जितने बेसिकली हम लोग लेते हैं, लोगों को पता है उसमें कार्ब्स भी होते हैं, फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। अब प्रोटीन की जो बात है, प्रोटीन का जो आज की डेट में लोगों को अवेयरनेस है, वो ज़्यादा क्यों बढ़ा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि हमारी पुअर मेटाबॉलिक हेल्थ के पीछे, हमारी क्रेविंग के पीछे, हमारी ओबेसिटी के पीछे प्रोटीन इज द मेजर रीजन। अब हमारी, अगर मैं बात करूं हमारी डाइट के अंदर, हमारी इंडियन डाइट के अंदर या हमारी इंडियन थाली के अंदर, आप देखो पीछे एक रिसर्च आया था ICMR का, उन्होंने कहा हमारी इंडियन थाली के अंदर 5 ग्राम से ज्यादा प्रोटीन नहीं होता एक थाली के अंदर। अगर आप 3 टाइम थाली खाते हो तो यू गेट ओनली 15 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। अब आपको क्या, सारी दुनिया को पता है इस चीज का कि हमारा बेसिकली जितना बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंगली 0.8 ग्राम हमारा प्रोटीन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। यानी कि अगर आप 60 kg के हो तो आपको 60 ग्राम्स प्रोटीन डेली इंटेक करना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी हमारे हार्मोन्स हैं, हमारे एंजाइम्स हैं, एंटीबॉडीज हैं, जितनी भी, जिसे कहते हैं सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है हमें हमारी बॉडी को होती है, वो होती है प्रोटीन्स की। एंड मैं तो कहती हूँ हमारी थाली जो है उसमें सबसे पहले प्रोटीन होना चाहिए, फिर फाइबर होना चाहिए, और फिर जाके कार्ब्स होने चाहिए, राइट। तो ये देखो, ये माइंड सेट है। और प्रोटीन तो नो डाउट हेल्प करता है अगर उसको अच्छे तरीके से या पोर्शन से लिया जाए, बट वही चीज है कि इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है कि जैसे हम जिम्स में देख रहे हैं, हमारे यंगस्टर्स, हमारा यूथ जिम्स में जा रहा है, वो प्रोटीन का एक्सेसिव इंटेक कर रहा है, और कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो इस तरह की, जैसे हम स्पेशली कुछ ऐसे मैक्रोज लेते हैं लाइक प्रोटीन एंड फैट्स, उनके साथ ना कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, लाइक वाटर इंटेक। लोग वाटर इंटेक नहीं बढ़ाते, अब प्रोटीन ले रहे हैं, वाटर नहीं, अगर उनका इंटेक बढ़ेगा तो प्रोटीन तो फिर बॉडी में जाके मेटाबोलाइज कहाँ से होगा, कहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और कहाँ से वो सिमुलेट हो जाएगा आपके मसल्स के अंदर। सो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि प्रोटीन आपने लेना है, बट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट लेना है। एक्सेसिव प्रोटीन आप नहीं ले सकते, यस, बट इफ यू आर बॉडी बिल्डर, यू आर वेरी मच फिटनेस फ्रीकर, वी कैन से कि आप बहुत ज्यादा, आपका कोई गेम, आप ओलंपिक्स आपने खेलनी है, आप प्लेयर हो, तो आपको 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। बट इससे एक्सेसिव तो नहीं मैं कह सकती, बट प्रोटीन आपको अगर ध्यान से लो तो कभी हार्म नहीं करता। वेट लॉस में प्रोटीन क्या काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ यही चलता है कि प्रोटीन मतलब बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन मतलब मसल्स, पर आपने बोला कि एक आम शरीर को भी, चाहे वो जिम जाता है चाहे वो नहीं जाता, उसको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए अगर उसका वेट 60 ग्राम है। पर लोगों को ये भी लगता है कि प्रोटीन मतलब जिसने मसल बनाने हैं, जिसने, जैसे हमारे पंजाब में, इंडिया में आजकल होता है ना कि जैसे पुराने जो हमारे दादी दादा या घर वाले होते हैं, तो उनको होता है कि डब्बे खाई जाने हो, ਇਹਦੇ ਨਾਲ शरीर खराब हो जाएगा। तो प्रोटीन का वेट लॉस के साथ कितना लेना देना है, और मसल के साथ क्या लेना देना? देखो, बेसिकली प्रोटीन, जैसे कि मैंने बताया, हमारे डाइट का एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। आपने देखा होगा अमाइनो एसिड्स, हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म होता है तो 20 अमाइनो एसिड्स की चेन होती है उसमें से, जिसमें से 11 बॉडी अपने आप से बनाती है और 9 बॉडी बाहर से लेती है, जिसको कहते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। अब देखो, इसेंशियल वर्ड क्यों लगा इसके साथ? अब इसी के साथ ऐड हो जाता है इसेंशियल फैट्स। क्या कभी किसी ने इसेंशियल कार्बोहाइड्रेट पढ़ा? ना कभी पढ़ा, ना हमने सुना, ना कभी देखा। तो ये इसेंशियल वर्ड क्यों लगाया? वो इसेंशियल वर्ड इसलिए लगाया गया क्योंकि आपकी बॉडी में आपकी वियर इन टेयर से लेके, आपकी रिकवरी से लेके, आपकी रिप्लेनिशमेंट से लेके, आपकी बॉडी में रीग्रोथ से लेके, सब में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। और ओबेसिटी के अंदर इसका ज्यादा, मैं इसको इसलिए थोड़ा सा हाईलाइट करूंगी कि जो लोग ओबीज होते हैं उनका मेन कारण होता है ओवर ईटिंग, कैलोरी सरप्लस।
और जब हम प्रोटीन लेते हैं तो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो हमें एक फंक्शनैलिटी में इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है वो है हमारा हार्मोन दैट इज लेप्टिन, जो जिसका कि आज की डेट में इन्होंने एक ऑल्टरनेट निकाला है, ये जो जितनी भी मेडिसिन आ रही है ओज़ेम्पिक एंड मंजेरो को लेके कि ये लगाओ जी आपको भूख नहीं लगेगी। जिस हार्मोन से ये रिलेटेड है वो है हमारा लेप्टिन, और लेप्टिन है सेटाइटी का हार्मोन। और जब हमारी बॉडी में हम प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं या हम प्रोटीन लेते हैं तो आपकी बॉडी में ऑलरेडी सेटाइटी आ जाती है, और जब सेटाइटी होगी मन शांत रहेगा, आप ज्यादा सरप्लस ऑफ कैलोरीज नहीं लोगे, आपकी बॉडी ज्यादा भूख नहीं करेगी, जिसे कहते हैं ना बार बार कभी ये खा लिया कभी वो खा लिया। क्रेविंग्स पे कंट्रोल, सबसे बड़ा रोल जो है क्रेविंग्स पे होता है प्रोटीन का। दूसरा सेटाइटी, लेप्टिन को वो जाके एक्सेलरेट करता है, उसको एक्टिव करता है। और तीसरी चीज आपके मसल मास को बढ़ाता है। आपने देखा होगा हमारा सबसे बड़ा जो ट्रेजर है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ह्यूमन स्ट्रक्चर के अंदर, वो है हमारा मसल मास। मैं कहती हूँ मसल मास इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली मसल्स के लिए तो इतनी बड़ी साइंस रिसर्च आ गई है, इतनी बड़ी साइंटिफिक प्रूफ्स आ गए कि अगर आपकी बॉडी में मसल्स है आपकी उतनी लॉन्जिविटी होगी, आप उतना ज्यादा जियोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं जो प्रोटीन स्टोरेज होती है वो लिवर के बाद नेक्स्ट होती है आपके मसल्स में। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि मसल्स के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेटाइटी के लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और जो लोग ओबीज हैं स्पेशली जिनके अंदर मोटापा है, ओबेसिटी है, उनके लिए प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मसल डेवलप होगा तभी फैट जाएगा, अगर फैट है तो मसल्स कभी नहीं वहां आएगा। दैट्स द रीजन। मैम हम थोड़ी ना क्रेविंग और इमोशनल ईटिंग के ऊपर बात करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला कि लोग खा जाते हैं, कई बार बॉडी को नीड नहीं होती, पेट को नीड नहीं होती, पर मन करता है खाने को। तो खासकर वो लोग जो टेंशनों की वजह से खा जाते हैं, या कह लो कि आज मूड बहुत उदास है चलो खा लो, आज मूड बहुत खुश है चलो खा लो, वो कैसे कंट्रोल करें और उसका क्या नुकसान हो रहा है? इसको कहते हैं इमोशनल ईटिंग। जो आपने पूछा ना कि उदास है तो हम खा रहे हैं, टेंशन है तो हम खा रहे हैं, है ना, इसका सीधा लिंक है हमारे इमोशन से, आपके हार्मोनल हेल्थ से। अब आज की डेट में आपने देखा होगा जिन लड़कियों को पीसीओडी है उनका अगर आप लाइफस्टाइल देखो तो वो सबसे ज्यादा जंक खा रही हैं। जिन लड़कों को एंजाइटी, स्ट्रेस, ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, आप देखना उनका सबसे ज्यादा पैटर्न ऑफ ईटिंग पूरी तरह से डिस्टर्ब होता है, विच इज फिल्ड विद जंक फूड ओनली। तो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स, अभी मैंने बताया लेप्टिन, ग्रेलिन हमारे भूख का हार्मोन है, राइट, और हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स आर द बेसिकली ट्रांसपोर्टर्स। हमारे ब्रेन से लेके हमारे पूरी बॉडी तक हमारे हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हार्मोन क्या कर रहा है, बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म पूर कर देता है। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, क्रेविंग्स होती हैं। आपने देखा होगा जितने डायबिटिक लोग हैं उनको मीठे की क्रेविंग ज्यादा होती है। अब मीठे की क्रेविंग ज्यादा क्यों होती है, तो कहीं ना कहीं उनका इंसुलिन डिस्टर्ब है, तभी होती है ना। मेन प्रॉब्लम ऑफ क्रेविंग इज इंसुलिन स्पाइक, योर विच इज अगेन अ हार्मोन, राइट। और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी के अंदर हमारा कंट्रोल, जो कि हमारे माइंड से लेके हमारी बॉडी के साथ हमारा सिस्टम, जिसे कहते हैं थ्रू वेगस नर्व जुड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं हमारा पेट और हमारा ये जो हमारा ब्रेन है, ये आपस में लिंक कैसे कर रहे हैं, थ्रू वेगस नर्व। तो आपका कहीं ना कहीं क्रेविंग्स पे कंट्रोल आपका नहीं रहता, और आप जो चाहे वो खा लेते हो। और स्पेशली जब आप थोड़े से ऐसे जोन में होते हैं, जब आप सैड हो, इमोशनली ड्रेन्ड हो, किसी ने कुछ प्रॉब्लम कर दी, तो आप ज्यादा खाते हो। सो बेसिकली इट्स योर इमोशनल ईटिंग एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। इमोशनल ईटिंग और स्ट्रेस ईटिंग में क्या फर्क है? इमोशनल ईटिंग जो कि मैंने अभी बताया बेसिकली रिलेट्स विद योर हार्मोन, और स्ट्रेस ईटिंग जो है रिलेट्स विद योर सिचुएशंस, कि आप किस तरह के लोगों में रहते हो, किस तरह की आप प्रेशर बेस्ड लाइफ के अंदर हो। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस की अगर मैं डेफिनेशन बोलूं कि प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ, कि आप उस प्रेशर को जो स्ट्रेस की वजह से आया उसको किस तरह से फेस करते हो। अब ये जो स्ट्रेस आता है ये तो कहीं से भी आ जाता है। अब लोगों को छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस हो जाता है, इवन कि किसी का छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो गया उसको स्ट्रेस हो गया, गाड़ी लेट होगी उसका स्ट्रेस हो गया, थोड़ा सा फोन नहीं किसी ने उठाया उसका भी स्ट्रेस हो गया। 100%। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ के अंदर हैफाजेडनेस है, हमारी लाइफ के अंदर हम लोग कूल डाउन नहीं होते, हम अपनी आप को टाइम नहीं देते, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है, हम कहीं ना कहीं इम्पेशेंट हैं। और सबसे बड़ी बात, आज की जनरेशन हमारा यूथ, सबसे बड़ी बात खाना,
जो कि हमारे हार्मोन्स को, हमारे लेप्टिन ग्रेलिन से लेके, हमारे इंसुलिन से लेके, हमारे एड्रीनल रश से लेके हमारी ओवरऑल बॉडी के अंदर कंट्रोलिंग रखता है। और जब ये डिस्टर्ब होता है तो कहीं ना कहीं आपकी फूड क्रेविंग्स और कहीं ना कहीं स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो जाता है, जो कि आपको ओवर ईटिंग की तरफ लेके जाता है। जो आप क्रेविंग की बात कर रहे हैं मैम, मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ कि ये इग्नोर करनी बेटर है या इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है। जैसे आपने बात की मीठे की, अब मीठे का दिल तो सबका ही करता है खाने को। जो लोग कहते हैं कि मेरा तो दिल ही नहीं करता, मेरे को लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो खा भी रहे हैं और वो कहते हैं मेरे को मीठे से इतना लगाव नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज का जो इंसान है वो भूख से नहीं, आदतों से बीमार हो रहा है। वाह। बेसिकली आज का इंसान है ना, वो भूख से नहीं आदतों से बीमार हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी आदतें जो हैं, जो हैबिट्स जो हैं, वो उसको इस कदर पकड़े हुए हैं कि उसका दिल ही नहीं करता वहां से निकलने को। या वो दिल करता भी है पर वो कर नहीं पा रहे। एक्चुअली एनवायरमेंट अलाउ नहीं करता, उसका सोशल जिसे कहते हैं सर्कल अलाउ नहीं करता, उसका माइंडसेट नहीं अलाउ करता। क्योंकि अगर आप किसी दिन बोलोगे भी ना, नहीं नहीं मैंने ये नहीं खाना, तो दूसरी तरफ दूसरा बंदा कहेगा क्यों नहीं खाना, हाँ तो आप सारे ही खान देने। मीन्स ऐसी ऐसी बातें जो कि एनकरेज देती हैं आपको बेफालतू का। मैं कहती हूँ नो कहना सीख लो। इफ यू रियली वांट टू मेक हेल्दी एंड फिट, ट्राई टू से नो एज मच एज यू पॉसिबल। बिकॉज आज की डेट में हम ऑब्लिगेशन के चक्कर में, इमोशनल ईटिंग के चक्कर में, सबसे ज्यादा ये जो हमारी एक लव अफेक्शन वाली फीलिंग आ जाती है। जैसे अब एग्जाम्पल छोटी सी देती हूँ, अभी बच्चे को भूख है 2 रोटी की, अभी उसकी मम्मी कहती है बेटा मैं प्यार नाल बना रही हूँ, एक और खा ला, तो वो बच्चा बेचारा भूख ना होके भी एक और रोटी खा लेता है। आजकल के बच्चे वैसे हैं ऐसे जो माँ के प्यार के लिए खा जाते हैं फालतू। मेरे को लगता है वो माँ 2 खिलाने के लिए भी पीछे पीछे भाग रही है कि भाई बेटा 2 तो खा ले, तीसरी छोड़। एक्चुअली ये मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, हालांकि बच्चे तो रोटी खाते ही नहीं आजकल। रोटी की बात क्या करो, मैं कहती हूँ परांठा भी घर पे खा लें वो भी बहुत बड़ी बात है। हम तो खाते ही पिज्जा बर्गर है। चलो अच्छा, आपने हमें सवाल दे दिया एक। पिज्जा बर्गर, दिस इज फर्स्ट चॉइस ऑफ आवर जेनजीज। आपको पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जंक फूड। बट वही चीज है, जंक फूड क्या है, इजीली अवेलेबल है, एक उसके अंदर टेम्पटेशंस बहुत हैं, एक उसके अंदर टेस्ट ऐसा बिल्डअप होता है कि आपका दिल करता है एक बार खा के बार बार खाओ। और ड्राइव थ्रू मिल जाता है। यस, ड्राइव थ्रू मिलता है। डोपामीन, हमारी बॉडी में हार्मोन है ना, डोपामीन तो हमें सारा कुछ करवा रहा है। अब डोपामीन मैं कहती हूँ होना भी बहुत जरूरी है, ना होना भी खतरनाक है। तो सिर्फ बात इतनी सी है कि डोपामीन जो आपको एक फील गुड फैक्टर देता है, जो कि आपको एक रिवॉर्ड फीलिंग देता है, उसका सबसे बड़ा लिंक हमारे खाने से है। उनका एक्चुअली अपने आप को फील गुड करने का एक ही सोर्स है कि हम कुछ ना कुछ ऐसा खा लें जो कि हमें अच्छा वाला फील दे। तो दैट इज द रीजन आज आप देखो जितनी भी फास्ट फूड कंपनीज हैं, दे आर ग्रोइंग अप वेरी फास्ट पेस। हर जगह पे, मैं कहती गाँव में भी खुल गए हैं हमारे ये जो फूड चेन्स है। ये जो हमारे शहर में एक होता था, अब एक होता मेरे को एक स्टडी पढ़ के बड़ी हैरानगी हुई मैम, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चलो आपको तो पता होगी कि कैंसर जैसी बीमारियां, मोटापे के जो लोग शिकार हैं, ये मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा, पर जो लोग मोटापे के, ओबेसिटी के शिकार हैं, उनको बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एब्सोल्युटली। और फिर भी लोग हमारे सीरियसली नहीं ले रहे। क्या इनको अपनी सेहत से प्यार नहीं है, या गाइडेंस नहीं है, या पैसा ही सब कुछ हो चुका है आजकल की, बस घड़ी हाथ में चाहिए 4-5 लाख वाली, पर बंदा अपनी सेहत के ऊपर पैसे लगा के या ऐसे अच्छे नॉलेज लेके राजी नहीं है। इसलिए आज का जो टॉपिक है ना, आज हम बात कुछ ऐसी करने वाले हैं, एक ऐसे सच के बारे में बात करने वाले हैं जो कि लोग अपनी प्लेट में रोज इग्नोर करते हैं। ये वो सच आज हम बोलने वाले हैं। बट वही चीज है कि वो सुनना कौन चाहेगा, बट वही लोग चाहेंगे जिनको हेल्थ से प्यार होगा। जिनको हेल्थ से प्यार होगा वो हमारा पॉडकास्ट नहीं सुनने वाले। और मेरे को लगता है जिनको नहीं है उनको प्यार करना चाहिए। मैं कहती हूँ फर्स्ट लव इज योर हेल्थ। आपका सबसे पहला प्यार आपका ये बॉडी है। मेरे को लगता है कि अगर मैं माड़ा मोटा भी अनहेल्दी होता तो आपसे पॉडकास्ट तो ना कर पाता, अब तक तो इतनी लानते पड़ गई थी। ऑफ कोर्स ये बात है, कॉन्फिडेंस लेवल भी तो डाउन होता है बिल्कुल। अब देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो एक गुड हेल्दी फिट बॉडी का है वो कॉन्फिडेंस है। आज मैं 50+ की एज में भी इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई एम फिजिकली फिट एंड फाइन। आपसे जाते हुए हमने राज जरूर लेना है 50+ एज का। जरूर लीजिएगा कि हमें कोई गुप्त राज दे के जाए ऑफ कैमरा कि हम ये कैसे आपने इतनी चीज मेंटेन की, और आपने स्टार्ट अभी 40 पे किया, तो 50 तक तो आपने रोक ही ली उम्र अपनी कि अब रुकी जा भाई, अब 10-20 साल तो। यही तो आर्ट है ना, यही तो आर्ट है जो हमें सीखना है। आज हमारी फास्ट एजिंग हो रही है। आपने देखा होगा लोगों की
वो 20-30 साल की उम्र में 50-50 साल का लग रहा है 100%। और यू कांट इमेजिन सबसे बड़ी बात वो उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे। ये क्यों हो रहा है मैम? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ एक ऐसी नॉलेज जो कि उनके पास नहीं है, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो उनको कभी मिला ही नहीं है। सपोज अगर मैं भी अपने आप को ट्रैक पे ना लाती इग्नोर तो कर देती, मैं भी आज बैठी होती 100 किलो की हो गए आराम से घर पे, इग्नोर कर देते। इग्नोर कर इतनी सारी बीमारियां लगाकर बैठी होती। ओबेसिटी मुझे हो गई थी, प्री डायबिटिक मुझे होने वाला था, घुटने मेरे चलने बंद हो गए थे, हेयर फॉल मेरा बढ़ गया था, मेरे बाल डैमेज हो गए थे बेसिकली, तो मेरी स्किन खराब हो रही थी, मेरी आई साइड वीक हो रही थी, तो मेरा बैक का इशू आ रहा था जिसे कहते पीठ में दर्द। तो मैं कितना चलती या क्या मैं करती, तो मैं तो घर पे बैठी होती, आज 100 प्लस हो गए, तो सोचो फिर मैं कहाँ से आज आपका पॉडकास्ट कर रही होती। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी फिटनेस, आपका बॉडी, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मैं कहती हूँ इस टाइम तो यूएसए के अंदर मतलब वैसे हम लोग सीखते हैं फॉरेन कंट्री से, क्योंकि वो हमारे साथ से 30-50 साल आगे हैं, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर द डेवलप्ड कंट्रीज एंड वी आर डेवलपिंग कंट्रीज, यू नो। तो हमें ये झुटलाना नहीं चाहिए। आज की डेट में यूएसए में जो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है लुक्स मैक्सिंग पर। आपसे सोचो, लुक्स मैक्सिंग जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे लोग अपने लुक्स पे बड़ा ध्यान दे रहे हैं। अब लुक्स पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं है कि आप सारे दिन शीशे पे खड़े रहो, आप कुछ ऐसा ही करते रहो जो आपकी बॉडी को टॉर्चर कर दे, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से आप अपनी बॉडी को बना रहे हो, या ओवर कंजम्पशन ऑफ कुछ बैड चीजें कर रहे हो जो कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ को भी डाउन कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। लुक्स मैक्सिंग का मतलब कि आप अपने बालों से लेकर, अपनी आंखों की निगाह से लेकर, राइट, अपनी स्किन के टेक्सचर से लेकर, आपके बॉडी के मसल मास से लेकर, आपकी बोन की स्ट्रेंथ से लेकर, आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशंस को बैलेंस से लेकर, आपका ओवरऑल वेलबींग की तरफ आपने ध्यान देना। आपका पोस्चर, आपका वॉकिंग, आपका टॉकिंग, आपका ओरल हाइजीन। लोगों को ओरल हाइजीन ही नहीं पता होता, मैंने देखा। क्या होता है मैम ओरल हाइजीन? ओरल हाइजीन का मतलब होता है कि जब आप अपने ओरल हेल्थ को, यानी अपने दांतों को, अपने मसूड़ों को, अपनी टंग को क्लीन रखते हो। और कई लोग मैंने देखा है एक बार ब्रश करना भी बहुत बड़ी बात समझते हैं 2 बार ब्रश करना तो उनके लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। वो कहते हैं अरे 2 बार ब्रश कौन करेगा। कई तो कहते हैं टेस्ट थोड़ी खराब करना खाने का। मैंने एक पर्सन से पीछे बात की तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप रात को ब्रश करते हैं? कहते जी मैम रात का खाना इतना स्वाद होता, मेरा टेस्ट खराब हो जाता। वो आलसी होते हैं मैम। हम भी ऐसे ही थे 1.5-2 साल पहले। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। तो मैंने कहा सारी रात पता है आपको आपका ओरल हेल्थ क्या करता है? अंदर जितने भी जर्म्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर आपका खाना आपके टूथ के अंदर, आपके जॉज के अंदर इतना सा भी फंसा हुआ है ना, तो सोचो वो कितने जर्म्स को जाके इंक्रीज करता है, वो कितने जर्म्स को एक्सेलरेट करता है। क्योंकि आपकी ओरल हेल्थ से आपका पेट का हेल्थ भी तो जुड़ा हुआ है ना। 100%। आफ्टर ऑल फूड ने आना कहाँ से चल के है, यहाँ से यहाँ तक आना है ना। माउथ, फिर आपकी इसोफेगस आ गई, फिर आपकी स्टोमक आ गई, फिर आपकी इंटेस्टाइन्स आ गई छोटी बड़ी, फिर आपका लिवर आ गया, गॉल ब्लैडर आ गया उसके पास, फिर आपका कोलोन आ गया। तो सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है ना, तो उनकी शुरुआत तो यहाँ से हो रही है ना। तो जहाँ शुरुआत ही खराब होगी वहां तो सब कुछ खराब ही होगा ना। मेरे को लगता है कि आज के जमाने में कोई होगा जो खाना खाते हुए सिर्फ खाना खाता हो। नहीं तो हर इंसान खाना खाते हुए या फोन चला रहा है या बात कर रहा है या कुछ सोच रहा है। सबसे और आपने कितनी सुंदर बात बोली कि वाकई जो पेट में खाना जाके उसने बॉडी को न्यूट्रिशन देना है, उसने जाना तो मुंह से है। और मुझे आपकी बात करते करते याद आ गई जैसे वो पुराने बुजुर्ग कहते नहीं थे कि एक बुर्की को खाओ और 32 बार चबाओ। वो आज उनकी बातें याद आती हैं कि वो क्यों कहते थे, क्योंकि फूड ऐसे ही अंदर चले जाता था, वो छोटा छोटा नहीं होता था, तो वो खराब करता था पेट को। वही बात हो जाती है ना कि दांतों का काम हम आंतों से ले रहे हैं। इसके लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो इंडाइजेशन का है। आज लोगों को एसिडिटी, ब्लोटिंग, रिफ्लक्स, GERD जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, जो इतनी बढ़ गई है, जिसे कहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन, राइट, इवन की IBS, इरिटेबल बाउल डिजीज, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जितने भी पेट के इश्यूज हैं। WHO ने पीछे अपनी एक रिपोर्ट दी जिसमें बताया कि हमारे भारतीय, जितने भी हमारे इंडियंस हैं, उनके 70 से 80% जो विजिट्स होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर गट हेल्थ। Yes, 70 से 80% visits in the hospitals because of the poor gut health. But किसी को पता ही नहीं मेरा गट अच्छा है। वो कहते हैं गट क्या है जी, कुछ भी नहीं है,
खाओ पियो, थोड़ा सा पेट बाहर आ रहा है जी, फेर की हो गया, आ तो आना ही सीगा। अब लेडीज जो प्रेगनेंसी के बाद है उनके पास क्या एक्सक्यूज होता है, बच्चा अभी हुआ है तो वो तो आना ही सीगा बाहर। अब जेंट्स क्या कहते हैं जी, हम तो बिजनेस करते हैं, सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, वो तो आना ही सी। काम करेंगे। देखो बात इतनी सी है कि पेट के अंदर क्या जा रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि पेट तभी बाहर आता है जब अंदर गलत जा रहा है। 100%। अब अंदर गलत क्या जा रहा है वो आपको पता ही नहीं है। आपकी हर कैलोरी, आपका हर फूड आपके लिए एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। मैं हमेशा बताती हूँ अपने हर पॉडकास्ट में कि आपका हर फूड एक फूड ना हो के आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पता तो चले आप इस जिसे कहते हैं निवाले में आप खा क्या रहे हो। बिल्कुल। एक निवाला आपको इतनी अच्छी जिसे कहते हैं बॉडी में से न्यूट्रिशन देता है अगर, तो दूसरा निवाला आपको जहर भी दे सकता है। बट इस बात की तो लोगों को भनक भी नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने सीखा है, वो वही कर रहे हैं जो उनको लगता है जी बहुत अच्छा है, वो वही कर रहे हैं जो उनको लगता है जी सब कर रहे हैं। तो ये जो माइंडसेट बेसिकली हुआ है ना खराब, इसको मैं कहती हूँ खराब माइंडसेट। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारा फोन, हमारा सोशल मीडिया। हम आपको पता है सबसे बड़ी रीजन ऑफ ओबेसिटी, रीजन ऑफ मेटाबॉलिक डिजीजेस, वो है आपका पुअर माइंडसेट। 100%। और सबसे बड़ी बात एक ऐसा जिसे कहते हैं एक ऐसा माइंड जिसको हम कहते हैं ना, हमें खाने की टाइम ना माइंडफुलनेस से खाना चाहिए। सबसे बड़ा रीजन है माइंडफुलनेस। अब माइंडफुलनेस कैसे होती है, जब आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। हम क्या कर रहे हैं, बातें करते करते खाना खाते हैं, फोन देखते देखते खाना खाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें खाने के लिए लोग चाहिए। हमें इकल्ले खाना अच्छा नहीं लगता। एक्चुअल में जो सही खाने को पचाने का सिस्टम है वो है आराम से शांति से बैठ के 15, 20, 25 मिनट तक खाना खाना। हम बनाने में 2 घंटे लगाते हैं, खाने में 5 मिनट लगाते हैं। बिल्कुल। 2 घंटे में कुकिंग होती है, इतनी अच्छी अच्छी डिशेस हमारी घरों में बनती हैं, है ना। और खाने में 5 मिनट, जल्दी जल्दी खा लो बस फटाफट। अगर उससे भी पीछे चले जाएं तो उगाने में कितने of महीने, course, उसके बाद वो मंडी में आया, बिका, रसोई में आया, कितने इंग्रेडिएंट्स पड़े, कितनी कितने मोहब्बत फार्मर्स से का तुम्हारी कंट्रीब्यूशन, माँ ने बनाया। कितनी मेहनत उसके अंदर। पता नहीं मेरे को ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, पर आपने बात की ना हॉस्पिटल की, तो सबका चक्कर जरूर लगना चाहिए एक बार हॉस्पिटल में, क्योंकि वो कहते हैं ना कि सेहत की कदर वही जानता जिसके पास नहीं है। आप ये टॉपिक डिस्कस तो कर रहे हो, पर मैं इसको ज्यादा इसलिए फील कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं रोज बीमार लोग देख रहा हूँ। और उन बीमार लोगों को देख के यही देख रहा हूँ कि एक तो चलो उनकी जिंदगी में गरीबी है, चलो हमारे पास ज्यादातर वही केसेस है ना, 400-500 पेशेंट्स को रोज डील करना। तो जब आप रोज 400 लोगों को मिलते हो तो मैं 2 ही टॉपिक्स बात करता हूँ। एक करता हूँ मेंटल हेल्थ पे, एक करता हूँ ये डाइट पे। ये 2 चीजें ठीक कर लो, आपका भगवान को मेल हो जाएगा। आमतौर क्या हो रहा है हमारी जिंदगी में, जितने भी लोग हम दुनिया में काम कर रहे हैं, आप भी कोई बिजनेस करते हैं, मैं भी कोई बिजनेस करता हूँ, हमारे फादर हैं या आपके भी दोस्त होंगे पुराने जो नई डाइट करते होंगे, थोड़े भारे भी होंगे। तो मेरे को लगता है कि इंसान पहले सारी जिंदगी मेहनत करके शरीर खराब करके पैसा कमाता है, फिर लास्ट में जब पैसा ही रह जाता है तो फिर ढूंढता है कि अब मैं सेहत कैसे ठीक करूं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए है, पर अब शरीर खराब हो चुके हैं, बीमारियां लग चुकी हैं, कोई इंसुलिन लगवा रहा है, कोई 6-6 गोलियां खा रहा है, किसी की किडनी डैमेज होगी, किसी का लिवर डैमेज हो गया, और अब वो पूछ रहे हैं कि जी अब इसका क्या सोल्यूशन है। और जिंदगी में अगर सबसे अनमोल चीज भगवान ने कोई दी है तो वो आपका शरीर दी है, जो रिप्लेस नहीं हो सकता। और आप आज किडनी बाजार से लेने नहीं जा सकते, पर आप फ्रूट जरूर ले सकते हो। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा फेवरेट टॉपिक है मेरा जिसपे आप बात कर रहे हो, क्योंकि इससे ना फायदा उसको ही है जो हमने सिर्फ वो नहीं बदलने जो बदलना चाहते हैं, हम उनको भी बदलना चाहेंगे जो नहीं बदलना चाहते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर वो अच्छी चीजें सुन लेंगे तो भला उनका ही है। बिल्कुल सही बोला आपने। अभी आपने किडनी की बात बोली ना, किडनी की बीमारियां बेसिकली जो किडनी डिसऑर्डर है, CKD जिसको बोला जाता है, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, ये ज्यादातर उन लोगों को होती हैं जो कि पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं करते, या तो पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे या बहुत ज्यादा पिएंगे। दूसरा नंबर है पेन किलर्स, छोटा सा भी थोड़ा सा भी सर दर्द हुआ पेन किलर, थोड़ी सी भी दर्द हुई पेन किलर्स। तीसरा है सोडियम का इंटेक। अब नमक, सब्जी में तो नमक पड़ गया, फ्रूट में भी नमक चाहिए, सैलेड में भी नमक चाहिए। फिर जितने भी स्नैकिंग है हमारी, भुजिया, ये जितनी भी चीजें हम खा रहे हैं, बाहर का बेकरी आइटम है, इन सब में सोडियम पड़ा होता है। हमारे 3 मेन कल्प्रिट जो हमारी किडनी हेल्थ को डैमेज करते हैं। और देखो किडनीज
भगवान ने एक की जगह दो क्यों दी थी? बिल्कुल। क्योंकि काम ज्यादा करना पड़ता है। हमारी बॉडी का सारा कचरा किडनी के थ्रू जाता है हमारी बॉडी से बाहर, थ्रू यूरिन, तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ऐसी हेल्थ, अब किडनी का आपने नाम लिया तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा बता दूं, क्योंकि किडनी हेल्थ को अगर हम डिटीरियोरेट करते हैं बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग पैटर्न ऑफ ईटिंग, एक्सेसिव सॉल्ट, वाटर का इम्बैलेंसिंग और पेन किलर्स, 3 चीजें अगर आपके पास हैं, आप समझ के करते हो, आपकी किडनी कभी डैमेज नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, हमारी बॉडी का कचरा जो किडनी ने निकालना है, वो आप जितने मर्जी डायलिसिस कर लो वो निकलने वाला नहीं होता। बिल्कुल। और आपने देखा होगा डायलिसिस कोई आसान प्रोसीजर नहीं होता, कैसे कैसे डायलिसिस में क्या क्या करना पड़ता है डॉक्टर्स को और पेशेंट को। फिर उस टाइम जो पहले कहते हैं ना प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, डायलिसिस के दौरान डबल प्रोटीन खाना पड़ता है। 100%। ये भी सच्चाई है। और तभी वो भी कहते कई हैं बार इंजेक्शन से लगता है तो, पर वो भी Yes. यूरिन से निकल जाता है जब पानी निकलता ऑफ कोर्स, बट बॉडी को तो वेयर एंड टेयर के लिए, रिप्लेनिश के लिए चाहिए ना। है। तो पहले ही अच्छी चीजें खाओ, आप पहले ही आप चीजों को नाप तोल के थोड़ा समझ के खा लो, तो बॉडी में प्रॉब्लम्स तो आएंगी नहीं। अच्छा, कोई ऐसी टेक्निक है मैम जिससे आजकल के बच्चे बाहर का खाते भी रहें और फिट भी रहें? वैसे तो देखो ये टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है कि बाहर का खाना पहली बात तो कभी हेल्दी नहीं हो सकता, ये सच्चाई है। बाहर के खाने में किसी ने क्या डाला है यू डोंट नो, कहाँ से आया है यू डोंट नो, किसने बनाया यू डोंट नो। तो बाहर का खाना तो अपने आप में भी आपको पता है, एक बाहर का खाना मीन्स अनहेल्दी खाना, चाहे वो 5 स्टार होटल है, चाहे वो 7 स्टार है, चाहे वो कोई छोटी टक शॉप है। सो बाहर का खाना खा के हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, इसमें थोड़ी सी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। जब भी आपने बाहर जाना है, आपको हमेशा अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेकर जानी पड़ेंगी जिससे आपको बाहर जाने में भूख का एहसास कम हो, आपको भूख कम लगे। मीन टू से कि आपके पास पानी की बोतल, नॉट प्लास्टिक वन, आजकल आपको पता माइक्रो प्लास्टिक भी बहुत बड़ा इश्यूज आ रहा है, उसके लिए भी आपने देखा होगा पीछे रिसर्च आई है कि ब्रेन के अंदर माइक्रो प्लास्टिक पाया जा रहा है। वो थ्रू ये बॉटल्स, जितने भी हम प्लास्टिक की बॉटल्स, वाटर बॉटल्स ले रहे हैं, या जितने भी हम आजकल जितने भी बेवरेजेस ले रहे हैं, वो सब प्लास्टिक बॉटल्स में आ रहा है। तो आपका बेसिकली जो है पानी का बॉटल, जो कि ग्लास बॉटल में होना चाहिए आपका पानी, या स्टील के कंटेनर में होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग का प्रोसीजर होना चाहिए कि आपका सोडियम और शुगर उसके अंदर थोड़ा सा इतना के डाल लें कि आपको क्रेविंग ना हो ज्यादा। तो आपको कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स डाल के जाने चाहिए उसके अंदर। कुछ फ्रूट्स आपको अपने पास रखने चाहिए जो कि वाटर उनका एकदम से स्क्वीज ना हो वहां से, राइट, जैसे एप्पल हो गया, गोवा हो गया, कुछ ग्रेप्स हो गए, ऐसी चीजें आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हो। थर्ड, नट्स आप अपने साथ कुछ कैरी करके लेके जा सकते हो। तो कुछ देखो ऐसी चीजें जो आपका एज ए स्मॉल बैग आपके हमेशा पास होना चाहिए, चाहे आप ऑफिस में जा रहे हो, चाहे आप अपने किसी बिजनेस टूर पे जा रहे हो, चाहे आप किसी ट्रैवलिंग पे जा रहे हो। और बाहर का खाना तभी खाने की जरूरत पड़ती है जब हमारे पास खाना नहीं होता, अपना खुद का खाना नहीं होता, और हो सके तो घर से पैक करके खाना लेके जाएं। बट कई कहते हैं जी घर का खाना नहीं खाना, हम तो खाना ही बाहर का है। बट वो फिर वही अगेन ऑप्शन है कि खाओ बट पोर्शन से खाओ, या फिर थोड़ा चॉइसेस अच्छी करके खाओ कि जहाँ आपको मैदे की रोटी मिल रही है वहां आप सिंपल प्लेन राइस खा लो, जो पार बॉइल्ड राइस होते हैं वो खा लो, और आप दाल मखनी ना खाओ, थोड़ी सब्जी और सिंपल राजमा खाओ। तो मतलब ये बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। और इंस्टेड ऑफ डेजर्ट्स, जो हम आइसक्रीम्स, ये स्वीडिश जितनी भी इंडिया के अंदर रसगुल्ला, गुलाब जामुन वगैरह होता है, उनकी जगह आप फ्रूट्स खा लो। वैसे तो फ्रूट खाने के बाद कभी खाना नहीं चाहिए, कि हम कहते हैं ना कि खाने के बाद कई लोग फ्रूट्स का इंटेक करते हैं। फ्रूट्स का इंटेक हमेशा पहले करना चाहिए, बिकॉज दे वर्क एज ए एपिटाइजर इन आवर बॉडी। बट वही है कि अगर ऑप्शन ही नहीं है तो 10-15 अंगूर खा लो, आपको शुगर क्रेविंग नहीं होगी ना उसके बाद। सो दिस इज। आपने बात की थी मैम माइंडफुल ईटिंग की, आजकल रिसर्च भी बहुत हो रही है, साइंटिस्ट बात कर रहे हैं कि आजकल माइंड और फूड कनेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरकनेक्शन है। तो इसको थोड़ा एलैबोरेट करना चाहता हूँ मैं कि इसको लोग कैसे समझें कि माइंडफुल कैसे खाना खाया जा सकता है। देखो, माइंडफुल खाने का रीजन जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया, शांत मन। माइंडफुलनेस कब आएगी? जब आपकी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन किससे होती है? जब आप किसी के साथ बैठ के खा रहे होते हो, जब आप कुछ देख के खा रहे होते हो, जब आप कुछ सोच के खा रहे होते हो। आपने खाना खाना है अकेले बैठ के, कोशिश करो। मुझे पता है पॉसिबल नहीं है लोगों के लिए जो ऑफिस में जॉब्स वगैरह करते हैं, या इकट्ठा एक कॉर्पोरेट सिस्टम होता है जिनका। और वैसे भी जो कल्ले बैठ के खाते हैं लोगों को लगता है कई बार ये डिप्रेशन में, इसके पास कोई है नहीं खाने वाला।
एक्चुअली कहते हैं, बट एक्चुअल में हमारा खाना जो है, अगर आप, क्योंकि देखो हर तरह के लोग हैं, अगर माइंडफुलनेस से खाना है, अगर आपको लगता है आपको माइंडफुलनेस की जरूरत है, आप ओवर ईट ना करो, आपकी बॉडी में आप फील करके खाओ, तो आपको थोड़ा सा शांत मन से थोड़ा आराम से बैठ के खाना पड़ेगा। या फिर खाते वक्त कभी बात ना करो किसी से, अपना खाना खाओ। अगर बैठे भी हैं सब, फोन को बिल्कुल ना देखो, टीवी को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। कई लोग आपने देखा होगा कि टीवी के सामने बैठ के वो मूवी देखते हैं तो पूरा पूरा टब ऑफ पॉपकॉर्न्स खा जाते हैं। बिल्कुल। वो अपने आप में सोचो कितनी कैलोरीज है जो एक्सेसिव अंदर जा रही हैं, और उसके बाद क्या फायदा हुआ कि आपने एक तो इतने टाइम आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल में बैठे, ऊपर से आपने इनटेक ऑफ कैलोरीज भी एक्सेसिव कर लिया, तो वो आपका और टॉर्चर हो जाता है बॉडी के अंदर। सो मैं तो देखो यही बोलूंगी, माइंडफुलनेस का एक ही मूल मंत्र है, आराम से खाओ, शांति से खाओ, चबा चबा के खाओ, 32 नहीं तो 20 बार चबा के खाओ, एटलीस्ट थोड़ा सा फील करके खाओ। क्योंकि हमारी यहाँ पे नर्व होती है, सबको पता है, जैसे कहते हैं ट्रिजेनल नर्व, है ना, वो क्या करती है, माइंड को क्या करती है, हमारे एक सिग्नल देती है आप क्या खा रहे हो, और माइंड सिग्नल देता है पेट को कि क्या आ रहा है, उसको पचाओ। तो वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है व्हेन यू आर टॉकिंग, व्हेन यू आर वाचिंग समथिंग एल्स व्हाइल ईटिंग योर फूड, तो वो नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसे भी होता है ना मैम कि इंसान खा रहा होता है, खाता ही जा रहा है, पर उसका मन नहीं भर रहा होता। उस टाइम क्या चल रहा होता है दिमाग में? खाता जा रहा है, पेट जवाब दे रहा है कि बस करो, पेट में और जगह नहीं है, पर फिर भी लोग मैं देखा खाते रहते हैं। उस टाइम दिमाग में क्या चल रहा होता है, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बेसिकली उस तरह के इंसान है जिनका खाने के एक पोर्शन पे कंट्रोल नहीं होता है, या जो वो खाते जाते हैं, एक्चुअली उनका माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। हमारे खाने का हमारे माइंड से बहुत बड़ा लिंक है, हमारे खाने की क्वालिटी का हमारे माइंड से बहुत बड़ा लिंक है। आपका खाना अगर न्यूट्रिशियस नहीं होगा, अगर वो बैलेंस नहीं होगा, वो आपको सैटिस्फैक्शन नहीं देगा ना। सैटिस्फैक्शन कैसे आएगी? जो न्यूट्रिशियस और बैलेंस फूड होगा, बट हम तो खा ही नहीं रहे, ना उसमें न्यूट्रिशन है ना उसके अंदर बैलेंस है। पहली बात कि उसके अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही, भूख आपकी शांत नहीं हो रही, आप खाते जा रहे हो। दूसरा, इसके ऊपर जो नेक्स्ट आ जाता है फैक्टर, वो आता है स्ट्रेस, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस ईटिंग। कुछ सोच के खा रहे हो, कुछ याद करके खाई जा रहे हो, तो आपका वो माइंड आपकी बॉडी के साथ कनेक्शन में नहीं आ पाता, जिसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि कहाँ आपने 2 रोटी खानी है, कहाँ आप 4 रोटी खा जाते हो। आपको पता है जो दूसरी कंट्रीज हैं, स्पेशली अगर मैं जापान की बात करूं, क्योंकि जापान के लोग सबसे ज्यादा हेल्दी माने जाते हैं, वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है कि आपने अपनी भूख से सिर्फ 70% खाना है, आप 100% नहीं खाना खा सकते। जिसे कहते हैं पंजाबी दे विच पेट भर के या तुन तुन के खाना, वो नहीं, उन्होंने सीखा, और नहीं सीखा, दैट इज द रीजन दे आर क्वाइट हेल्दी। उनकी लॉन्जिविटी देखो, आप देखो जितने भी 100+ के लोग हैं ज्यादा ऐसी कंट्रीज में, जापान जैसी कंट्रीज में, हमारी कंट्रीज में भी होंगे, बट बहुत बहुत रेयर। और सबसे बड़ा उनका फूड जो कि एक्सेसिव वो ले लेते हैं और फिर वो पचा नहीं पाते, और उसी का कारण है ब्लोटिंग, उसी का कारण होता है इंडाइजेशन, और जिसका पेट खराब उसका माइंड खराब, और जिसका माइंड खराब ऑफ कोर्स उसका पेट खराब, आपस में कोरिलेटेड। लाइफ भी खराब ही है, ऑफ कोर्स सारा लाइफ दिन अगर खराब। कोई हेल्थ की वजह से कोई परेशान है तो ऑब्वियसली अपनी डेली लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स वो फेस करता होगा। एक्चुअली आज की डेट में हम ओवरफेड का शिकार है, हम भूख से नहीं मर रहे, हम अपनी आदतों से मर रहे हैं, और वो खा रहे हैं जो नहीं खाना, वो नहीं खा रहे वो जो हमें खाना है बेसिकली। आजकल मैं बिजी लाइफस्टाइल करके भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जो 12 घंटे घर से बाहर काम कर रहा है, जिसके पास काम करने से वेल नहीं है, वो ऑर्डर कर लेते हैं आजकल कि भाई ऑर्डर कर लिया फूड बाहर से। वो क्या करें? या कह लो कि उनका इतना बजट भी नहीं है। अब जो 15-20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है, वो डाइट पे कैसे इतना अच्छा पैसा लगाए? उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? मील सजेस्ट करेंगे? वो क्या करें? देखो थोड़ा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी लास्ट वाली बात के साथ। हमारी क्रेविंग्स के ऊपर ना, या हमारी ओवर ईटिंग के ऊपर सबसे बड़ा रोल हमारे गट माइक्रोबायोम का होता है, जिसको कहते हैं हमारे पेट की पॉपुलेशन। अब हमारे पेट के अंदर क्या है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। अब ये जो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, इसके अंदर अच्छे सेल कितने हैं, गुड गट बैक्टीरिया कितने हैं, बुरे गट बैक्टीरिया है, ये बताता है आपका जिसे कहते हैं स्टाइल ऑफ ईटिंग। अब कहते हैं ना, आप जंक नहीं खाते, आपका बैड गट आपको जंक खिलाता है।
बिल्कुल। बेसिकली आप नहीं जंक खा रहे ना, बट आपका बैड गट बैक्टीरिया आपको जंक खिला रहा है। तो इसके लिए उस बैड गट बैक्टीरिया को हमने गुड गट बैक्टीरिया में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फूड है जो कि इंसान को, एक पर्सन को लेने चाहिए डाइट के अंदर। उसके अंदर सारे फर्मेंटेड फूड्स आ जाते हैं। उसके अंदर आप सोच के देखो, ये कर्ड आ गया, लस्सी आ गई, राइट, ये फर्मेंटेड फूड, हालांकि फर्मेंटेड फूड ज़्यादा साउथ में चलते हैं, नॉर्थ में भी हैं, जैसे कि किमची हो गई, कांजी हो गई, है ना, ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि खमीर वाला खाना है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी सावधानी से देखनी पड़ेगी। और कुछ चीज़ें हैं जो खुद हम फर्मेंट करके घर पे खा सकते हैं, तो वो दैट इज़ अ मतलब बिग सॉल्यूशन एंड बिग एक जिसे कह सकते हैं टिप है, जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था कि जंक क्यों खाते हैं या एक्सेसिव क्यों खाते हैं। तो गट माइक्रोबायोम का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। आजकल मैम मोटापे के कारण लोग ऑपरेशंस भी बहुत करवा रहे हैं मार्केट में, तो वो एक शॉर्टकट है या उसका क्या नुकसान है आने वाले टाइम में कि लोग दोबारा फिर से ऑपरेशन करवाने के बाद फिर ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, और उसका बॉडी को क्या इफेक्ट होता है? क्योंकि वो कहते हैं कि अंदर से शायद वो पेट छोटा करवा लेते हैं, भूख कम लगती है। अगर आप 4 रोटी खाने का दिल कर रहा है तो ऑपरेशन के बाद आपका 1 खाने को दिल कर रहा है, वो क्या सीन है? देखो, माइंडसेट है। भूख को शांत करना है तो माइंड को शांत कर लो ना। भूख को अगर कंट्रोल करना है तो गट माइक्रोबायोम को कंट्रोल कर लो ना। मैं तो यही कहूंगी, इंस्टेड कि आप जाके बायोट्रिक सर्जरी करवा रहे हो, इंस्टेड कि आप जाके लाइपोसक्शन करवा रहे हो, ये देखो सारी चीजें पार्शियल सॉल्यूशन है। नो डाउट कि एक बार जब आपका, जैसे कहते हैं बायोट्रिक सर्जरी में क्या कर देता है, आपका सिस्टम जो है वो सीधा कनेक्ट कर देते हैं आपकी इंटेस्टाइन का आपकी स्टमक के साथ। उसके अंदर क्या होता है, आपको भूख जो है, आपकी सैटिस्फैक्शन जो है वो कम हो जाती है, राइट। यानी कि आपकी जो हंगर है, आपके जो हंगर पैंग्स हैं, जो ग्रेलिन है, वो बेचारा बहुत डाउन हो जाता है और लेप्टिन आपका बढ़ जाता है, यानी कि सैटिस्फैक्शन आपकी बढ़ जाती है, बट आपका भूख शांत हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, कैलोरी का जो सरप्लस होता है, कैलोरी का जो एक्सेसिव इंटेक है, वो आना बंद हो जाता है, जिसके कारण वेट लॉस हो जाता है, नो डाउट इन दैट। बट न्यूट्रिशन की कमी भी तो हो जाती है ना। आप सोचो, जहां हमारी बॉडी को एक कुछ न्यूट्रिशन चाहिए थे, कुछ पर्टिकुलर फूड से, कुछ पर्टिकुलर पोर्शन से, आपकी बॉडी वो उतना नहीं ले पा रही, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लीशन में तो जाएगी। आज बीमारी का सबसे बड़ा जो जिसे कह सकती हूँ जड़ क्या है हमारी बॉडी में, डिप्लीशन। डिप्लीशन पहले आता है सबसे पहले बॉडी में, फिर आती है डेफिशिएंसी नंबर 2 बॉडी पे, फिर आते हैं डिफेक्ट नंबर 3 बॉडी में, और फिर आती है डिजीज नंबर 4 बॉडी में, और फिर आती है डॉक्टर्स नंबर 5, फिर आती है ड्रग्स नंबर 6 बॉडी में, और फिर लास्ट में आती है डेथ। ये 7 डीज कोई समझ ले तो मुझे नहीं लगता वो इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस में, इतनी बड़ी बड़ी सर्जरीज में जाएगा, क्योंकि सर्जरी इज अ सर्जरी। बिल्कुल, चाहे वो बायोट्रिक सर्जरी है, चाहे वो हार्ट सर्जरी है, कोई भी सर्जरी है, देखो सर्जरी में जो प्रोसीजर होना है वो वैसे ही होना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट एक्सटेंट, आप अपने माइंडसेट, अपने जिसे कहते हैं क्रेविंग्स को गुड फूड से, गुड न्यूट्रिशन से थोड़ा मैनेज करें। अच्छे लोगों को थोड़ा सा अपने ग्रुप में शामिल करें। कहते हैं ना, जो अनहेल्दी लोगों के बीच में बैठता है ना, वो अनहेल्दी हो जाता है। जो फिट लोगों के बीच में बैठता है वो फिट हो जाता है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आपका कंपनी, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही और शी कीप्स, कि जैसा आपका ऑरा, जैसी संगत वैसी रंगत। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, जैसी संगत वैसी रंगत। और उसके लिए आपको थोड़ा सा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने सर्कल को भी सोच समझ के आपको करना पड़ेगा तैयार, और अपने फूड पैटर्न को भी सोच समझ के करना। मेरे को कई बार ऐसा भी लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जो बंदा खुद की सेहत को प्यार नहीं कर सकता, जो खुद का बॉडी का ध्यान नहीं रख सकता, वो किसी और को प्यार तो क्या ही कर सकता है। लोग कई बार कहते हैं कि नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। जैसे हम मिलते हैं पेरेंट्स को, तो वो खुद अपनी सेहत का नुकसान करके अगर बच्चों के लिए कर भी रहे हैं, तो क्या उन बच्चों को वो पैसे मायने रखते हैं, या उन बच्चों को उन पेरेंट्स की एज मैटर करती है कि हमारे पेरेंट्स हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा रहें। कई मैं माँ बाप को देखता हूँ कि सारा दिन अपने बच्चों के लिए भाग रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, चलो बच्चों का करियर बन जाए, बच्चों की लाइफ बन जाए, पर एट द एंड ऑफ द डे अगर आप हर बच्चे से पूछो कि तेरे को क्या चाहिए, बच्चे का बाप का कमाया हुआ पैसा या बाप, वो हमेशा बोलेगा बाप। जो बाप की प्रेजेंस दे सकती है वो बाप का पैसा नहीं दे सकता। पर आज ज्यादातर लोग मैं जो मिलता हूँ सोसाइटी में, कितने ही लोग अवेयरनेस के साथ मैं मिलता हूँ, बहुत कम, पर ज्यादातर मैं जो लोग मिलता हूँ वो सारे के सारे वही होते हैं जो सेहत के साथ खिलवाड़ करके अपने पैसे के पीछे या
टेंशन है, डिप्रेशन, आपने जो पीछे बातें की है कि लोग परेशान ही इतना ज्यादा है कि उनके पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है कि ड्रिंक कर ली, अल्कोहल ले लिया, ड्रग्स ले लिए, ड्रग्स नहीं लिए तो ये फोन भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन है आजकल। बहुत बड़ी, जो भी चीज ओवर हो रही है वो सारी एडिक्शन ही है। एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, आजकल मार्केट में एक कीटो डाइट करके, इंटरमीडिएट फास्टिंग करके बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में कि भूखे रहो। भूखे रह के इंसान पतला हो सकता है? कभी भी नहीं, कभी भी इंसान भूखे रह के पतला नहीं हो सकता, वो बीमार जरूर हो सकता है। यस, बॉडी वांट न्यूट्रिशन, बॉडी वांट्स न्यूट्रिएंट्स, बट हम क्या दे रहे हैं उसको? स्टारवेशन। आपको पता है हमारी बॉडी, अगर किसी का जैसे ना स्पेशली जो ग्लूकोज स्पाइक होता है जिनका, जब वो फ्लक्चुएशन में जाता है, एक होता है हाइपरग्लाइसीमिया, एक होता है हाइपोग्लाइसीमिया। अब शुगर बढ़ती है और लो भी हो जाती है, बट आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि शुगर बढ़ने से ज्यादा डेंजरस शुगर लो होती है। बिल्कुल। और वो क्यों होती है? कि लोग अपने आप को भूखे रख रहे हैं, वो खा ही नहीं रहे। अब इंटरमीडिएट फास्टिंग ये बन गई है, बट इट्स नॉट फॉर द डायबिटिक पीपल, बट वो भी कर रहे हैं और कहते हैं ਅਸੀਂ पतले हो जाएंगे, ਅਸੀਂ भी इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है, ਅਸੀਂ भी कीटो डाइट करनी है। नो डाउट, देखो हर डाइट का अपने आप में एक महत्वता है, एक अपनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो एक डाइट है ना, वो नो डाउट एक डाइट ऐसी बनी है जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को सपोर्ट करती है, बट इट डजंट सपोर्ट्स एवरीवन। बट ये सोच के चलना जी वो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा है तो मैंने भी करना है, वो कीटो कर रहा है तो मैंने भी करना है, वो ये खा रहा है पी रहा है तो मैंने भी पीना है, दिस इज अ रॉन्ग नोशन। लोगों को इससे बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल आर बायो इंडिविजुअल। हमारी एक अपने आप से बायो इंडिविजुअलिटी है जो कि हमारे हॉर्मोन्स को, जो कि हमारी फंक्शनैलिटी को हमारी बॉडी के अकॉर्डिंगली चलाती है। और अगर हम इसके तरीके से नहीं चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं मार खा लेंगे। मार खाने इन द सेंस कि हम कहीं ना कहीं बीमार हो जाएंगे, और जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम लाचार हो जाते हैं, तो हमें बाय डिफॉल्ट दवाइयाँ और डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, और फिर उसके बाद सेहत जैसी है वो कभी जिंदगी में नहीं रहती, न्यूट्रिशन कभी जिंदगी में नहीं आप ले पाते, आपका मेडिसिन ही आपकी फूड बन जाता है, आपका फूड आपकी मेडिसिन कभी नहीं बन पाता। दैट इज द फैक्ट विच एवरीबडी शुड नो। बिना वर्कआउट के वेट लॉस हो सकता है? देखो, बिना वर्कआउट के वेट लॉस भी हो सकता है, डिपेंड्स। अब मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए थे जो बेड रिडन थे, बेड रिडन केसेस जो उठ ही नहीं पाते थे, उनको बेड पे ही उनको वेट लूज करना था। कैन यू इमेजिन? क्योंकि हमारी बॉडी का एक फिनोमिना है, 20% इज योर वर्कआउट, 80% इज योर डाइट। अगर आप अपना 80% डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, 80% डाइट आप न्यूट्रिशनल बेस्ड चीजों से नहीं लोगे, और उसमें 20% आप कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्कआउट नहीं डालोगे, आपकी बॉडी कभी भी बैलेंस में नहीं आएगी, आपका वेट लॉस नहीं हो सकता। हाँ, किसी ऐसी स्टेज में जो मैंने अभी बताया कि आपका जहाँ बिल्कुल आप कुछ कर नहीं सकते, बट आप डाइट के जरिए भी वेट लॉस कर सकते हो। डिपेंड्स कि आपका BMR कितना है, आपके कोच को, आपके न्यूट्रिशनिस्ट को पता हो, आपका BMI कितना है, आपकी बॉडी के अंदर आपका फंक्शन कैसे चल रहा है, आपका ग्लूकोज स्पाइक करता है या नहीं करता, आप कहीं हाइपरटेंसिव तो नहीं हो, आपकी बॉडी में सोडियम पोटाशियम का जिसे कहते हैं मैनेजमेंट तो नहीं है, आपकी बॉडी में आपके माइंड सेट जो है वो डिस्टर्ब तो नहीं है, आप डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हो। बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली इसमें वो इंक्लूड होती हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि वर्कआउट के बगैर आप वेट लॉस नहीं कर सकते, यू कैन डू दिस विदाउट। अच्छा मैम, दो सिचुएशंस हैं कि जिम जाना बिना डाइट के, और दूसरी सिचुएशन है डाइट करनी बिना जिम के। व्हाट डू यू रिकमेंड? जिम जाना बिना डाइट के, और डाइट करनी बिना जिम के। डाइट करनी बिना जिम, देखो पहली वाली जो आपने बोला कि जिम जाना बिना डाइट के, ठीक है, वो गलत है। आप अगर जिम जा रहे हो, जिम का मतलब क्या कर रहे हो? मसल को तोड़ना, वियर एंड टेयर फास्ट होता है, तो डाइट तो चाहिए ना। अगर आप जिम भी जा रहे हो, डाइट नहीं ले रहे हो, तो पूरा का पूरा बॉडी का, जिसे कहते हैं ना, बेचारी को इतना टॉर्चर है कि आने वाले टाइम में आपका मसल तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा बॉडी में से। तो अगर आप कुछ भी वर्कआउट कर रहे हो, नॉट ओनली जिमिंग, आई कैन से, अगर आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, आप पिलाटेस कर रहे हो, आप एनी सॉर्ट ऑफ वर्कआउट कर रहे हो, यू नीड न्यूट्रिशन, यू नीड बैलेंस फूड एंड स्पेशली द प्रोटीन, जो कि आपके आइडियल वेट के मुताबिक आपको लेना चाहिए, राइट? सप्लीमेंट्स को जी। दूसरा पॉइंट आपने बोला था कि जो लोग जिम जाते हैं बिना डाइट के, जिम जाते हैं बिना डाइट के, और दूसरा डाइट करते हैं बिना जिम के, डाइट करते हैं बिना जिम के, उसके अंदर भी वही 80-20 का आ गया कि डाइट कर लो आप बिना जिम के, वो बॉडी फिर भी सहार लेगी, बट आप जिम जाके डाइट नहीं खाओगे, बॉडी नहीं सहारेगी।
नुकसान होगा उल्टा। नुकसान होगा क्योंकि उसके अंदर आपकी बॉडी का एफर्ट लग रहा है ना, तो एफर्ट जहां लगेगा वहां आपको उसका ऑल्टरनेट तो देना पड़ेगा ना बिल्कुल। कहीं ना कहीं से। कैलोरी इनपुट कैलोरी आउटपुट तभी होगा, हम्म, और थोड़े दिन ही फिर जिम जा पाओगे, हम्म, ज्यादा देर नहीं। हम्म। मतलब ये सस्टेनेबल रिजल्ट्स नहीं होंगे आपके। मैम सप्लीमेंट्स के बारे में क्या कहना है आपका कि लोग सप्लीमेंट्स को लेके बहुत कंफ्यूजन है कि लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए, खासकर ओमेगा 3 जो सप्लीमेंट है वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, लें क्या लें और इसका क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी में सप्लीमेंट लेने से और ना लेने से क्या नुकसान है? हम्म देखो, सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें कि सप्लीमेंट एक तरह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशनल कन्वीनियंस है जो हमें खाने से नहीं मिलता ना, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है और उसकी भरपाई के लिए हमें सप्लीमेंट्स का सहारा लेना पड़ता है। हम्म, और ये बहुत बड़ी साइंस है इसके पीछे, क्योंकि बॉडी को तो चाहिए। वो कहती मुझे नहीं पता मुझे विटामिन डी चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे विटामिन B12 चाहिए। हम्म, अब अगर आपके घर के खाने से ये चीजें आप नहीं देते तो यू हैव टू ऑप्ट फॉर सप्लीमेंट्स। और सबसे बड़ी बात, हम लोग एक न्यूट्रिशनल कन्वीनियंस को जो है उसको कभी ध्यान से देखते ही नहीं है। और हमारी डाइट्स के अंदर इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसीज हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे इंडिया के अंदर स्पेशली। हालांकि हमारे देश में देखो हर रुत आती है ना, हमारे सीजन्स हैं, है ना, हमारे 4 to 5 सीजन्स हैं हमारे देश के। उसके अंदर आप देखो गर्मी सर्दी सब आता है, बट कहीं ना कहीं 1 out of 3 इंडियंस आप देखो हर में विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई जा रही है। वो क्यों पाई जा रही है? क्योंकि लोग विटामिन डी का सप्लीमेंट नहीं लेते। धूप में हमने बैठना नहीं है, और धूप में क्यों नहीं बैठना, स्किन खराब हो जाएगी। लेडीज को, लड़कियों को तो वैसे भी स्किन से बहुत प्यार होता है ना, तो वो धूप में तो बैठना नहीं चाहती। तो फिर विटामिन डी जो कि एक सनशाइन विटामिन है, जो कि एक विटामिन नाउ का एक हार्मोन भी है, तो वो कहाँ से आएगा? तो वो तो सप्लीमेंट की हेल्प से आपको लेना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे ही आपने जो बात की ओमेगा 3 की, ओमेगा 3 बेसिकली क्या है, इसेंशियल फैटी एसिड्स है। हमारे ब्रेन से लेके, हमारा जो ब्रेन है बेसिकली वो 70% गुड फैट से बना हुआ है। 70% गुड फैट्स हमारे ब्रेन में होती है, जिससे हमारा ब्रेन चलता है, और वो पाया जाता है ओमेगा 3 के अंदर, जिसे कहते हैं गुड फैट्स, ओमेगा 3। अब उसके अंदर ओमेगा 3 अगर आप लेते हो, उसका जो कन्वर्जन होता है वो कन्वर्जन होता है EPA और DHA के अंदर। इकोसा पेंटोनाइक एसिड एंड डिकोसा हेक्सोनाइक एसिड, जो 2 ऐसे इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, जिसका अगर हमारे बॉडी के अंदर जाके काम होगा तभी हमारा ब्रेन, हमारे बाल, हमारे इवन आई हेल्थ, हमारा मैक्यूला जैसे कहते हैं ना, हमारी आई का रेटिना का सबसे मेन पॉइंट है, उसका डीजनरेशन फास्ट नहीं होगा। अगर DHA जिसे डिकोसा हेक्सोनाइक एसिड जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो अगर हमारी बॉडी में जाएगा, हमारा, मैंने जैसे कि बताया आपका, हमारा मैक्यूला, हमारे रेटाइना है ना, हमारी आई हेल्थ, उसको सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा विजन प्रॉब्लम जल्दी आ जाएगा, हमारा कॉग्निटिव डिक्लाइन जल्दी शुरू हो जाएगा अगर गुड फैट्स हमारे अंदर नहीं जाएंगे। तो ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ी बात जो ओमेगा 3 की है, जो पर्सनली मैं जिसको बहुत ज्यादा प्रेफर करती हूँ, इवन आई टेक डेली, वो आपकी इन्फ्लामेशन को बॉडी से होने में रोकता है, यानी कि एंटी इन्फ्लामेटरी फूड है ये ओमेगा 3। अब कई लोग बोलेंगे जी ओमेगा 3 का कैप्सूल खाएं, या हम फ्लैक्सीड पाउडर लें, या हम चिया सीड्स लें। देखो वो भी सोर्सेज हैं, बट वो एक ऐसे सोर्सेज हैं जो कि पहले बॉडी में जाते हैं, पहले वो ALA में कन्वर्ट होंगे, फिर वो EPA DHA में आएंगे, यानी अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो उनमें पाया जाता है, जो कि सीड्स और नट्स के थ्रू आता है ना, ओमेगा 3। बट अगर आप डायरेक्ट से ओमेगा 3 लेते हो तो आपको इन्फ्लामेशन से आपको वो बचाता है, आपकी हेयर हेल्थ अच्छी रखता है, आपकी आई हेल्थ अच्छी रखता है, और सबसे बड़ी बात आपका स्किन का टेक्सचर। और सबसे बड़ा वाला जो कंट्रीब्यूशन है वो है हमारी आर्टीरियल हेल्थ, हमारी आर्टरीज की, हमारे हार्ट की हेल्थ। 3 कोरोनरी आर्टरीज सबको पता है, बट उसके अंदर गुड फैट्स का कितना बड़ा रोल है, स्पेशली HDL का, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एक दूसरा होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अब लो वाला जो होता है वो खराब करता है अगर एक्सेसिव हो जाए, HDL जो है अगर वो कम हो जाए तो भी खराब करता है, वो हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये ओमेगा 3 इज अ गुड सोर्स ऑफ मेंटेनिंग ऑल दीज थिंग्स, तो ये डाइट में जरूर लेना चाहिए एंड इट इज अ गुड फूड। हमारी बॉडी के लिए मैम नींद का कितना रोल है? कुछ लोगों को मैं मिलता हूँ 12 घंटे नौकरी के बाद सारा दिन
थक के काम करने के बाद भी रात को उनको नींद नहीं आ रही, उसके लिए स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, उसके पीछे आपको क्या कारण लगता है कि उसमें भी न्यूट्रिशन सही नहीं लिया जा रहा, जो उनको नींद नहीं आ रही रात को, और अगर नींद नहीं आएगी तो अगला दिन फिर स्ट्रेसफुल होगा? देखो जी, सीधी सी बात है, बॉडी की हर बीमारी का रीजन अगर मैं बोलूं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। हिपोक्रेट्स ने, जो कि फादर ऑफ मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन जाने जाते हैं, उन्होंने कहा था आफ्टर एवरी डिजीज इट इज अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी विच वी फाउंड। आपकी जितनी भी बॉडी में डिजीजेस हैं उसके पीछे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बहुत बड़ा कारण है। बट क्या वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हमको समझ में आती है या कभी हम उसको मॉनिटर करते हैं? अब ये प्रॉब्लम हमारी एक्चुअली स्पेशली हमारे देश की थोड़ी सी इसमें मैं बोलूँगी लैकिंग है कि हम लोग ब्लड रिपोर्ट्स नहीं करवाते, हम लोग अपने एक्चुअली पैरामीटर्स चेक नहीं करवाते। कई लोग तो इसलिए भी डर जाते हैं कि कदे कोई बीमारी ना आ जाए, कुछ आ ही ना जाए, कुछ बीमारी ना आ जाए मैनू, है ना। तो आपको एक्चुअल में देखो 40 इयर्स की एज के बाद हर 6 महीने बाद आपको अपने ब्लड पैरामीटर्स पता होने चाहिए। इनफैक्ट 50 और 60 के बाद स्पेशली अगर किसी को कोई मेटाबॉलिक डिजीज अगर नहीं भी हुई है तो उसको भी 3 महीने 6 महीने के बीच में अपनी ब्लड रिपोर्ट्स करानी चाहिए। और अगर हाँ किसी को प्रॉब्लम है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगी, किसी को मेटाबॉलिक डिजीज है, उसको तो कन्फर्म्ड करानी चाहिए हर 3 मंथ्स के बाद अपनी ब्लड रिपोर्ट्स। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी में आप कुछ मेजर नहीं करोगे तो आप उसको मॉनिटर नहीं कर पाओगे, और जब आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे तो आप मैनेज नहीं कर सकते। सिंपल बात है। तो इसलिए पहले तो देखो कि हमारे बॉडी में चल क्या रहा है, हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और फिर उस तरीके से आप अपनी बॉडी को मेजर करो। और अभी आपने पूछा स्लीप इज अ वेरी वेरी बिग इशू दीज डेज, स्पेशली इन दीज डेज, स्पेशली हमारा यूथ। बिल्कुल। उनकी नींद अगर मैं बोलूँ ना तो 3 से 4 घंटे भी नहीं वो सोते ध्यान अच्छी तरह से, साउंड स्लीप अगर हम बोले, क्योंकि 12-12 1-1 बजे तो नेटफ्लिक्स चलता है, बिल्कुल, सोशल मीडिया चलता है, व्हाट्सएप चैटिंग चलती है ना। ये हमने अपने आप को इतना ओवर बिजी कर लिया है कि रात तक जो कि हमारा सर्केडियम रिदम हमें अलाउ करता है, जिसे कहते हैं हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन के अंदर है, वहां पे फिट करके भेजा है भगवान ने, जिसे कहते हैं हमारा अपना सेल्फ क्लॉक ऑफ द बॉडी, उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं। वो सेल्फ क्लॉक क्या कहता है कि तूने 5 बजे सुबह उठना है, रात को तूने 10 बजे सोना है। क्योंकि हमारा स्लीप जो साइकिल है, जो हमारा स्लीप का साइकिल है, वो 10 से लेके 2 बजे तक पूरे अपने फास्ट पेस पे होता है, जिसे कहते हैं क्वालिटी ऑफ स्लीप। 10 बजे से लेके 2 बजे के साइकिल में ही आती है हमें। 2 बजे के बाद से 4 बजे से 6 बजे तक का हमारा जो साइकिल होता है, उसमें वो क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती। यानी कि छोटी सी बात है जो कि लोगों को पता भी है शायद, कि स्लीप में बॉडी रिपेयर होती है, बट क्या वो रिपेयर के लिए आप उसको टाइम देते हो? क्या आप 10 बजे सोते हो? चलो 10 नहीं, मैं कहती हूँ 11 बजे आप सोते हो? नहीं सोते। तो आपने अगर 11 बजे के बाद 12-1 बजे तक भी आप सो रहे हो तो आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप टाइम तो चला गया, रिपेयर तो आपकी बॉडी की होगी नहीं। और अगर आपकी रिपेयर नहीं होगी तो आप क्या होगे? आप अंडर नॉरिश होंगे, आपका रीग्रोथ नहीं हो सकता, आपकी रिप्लेनिशमेंट नहीं हो सकती। आपकी रिपेयर ऑफ कोर्स इतना बड़ा रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, ओवरऑल वेलबींग के ऊपर, और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और एक चीज मैं आपको राज की बताना चाहूंगी, अगर कोई इंसान एक दिन नहीं सोता, सपोज करो एक दिन उसने अच्छे से नींद नहीं ली, अगले दिन जैसे कहते हैं क्रेविंग्स होती है, वो 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाएगा विद हिज और हर क्रेविंग्स। क्योंकि अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आपको क्रेविंग्स ज्यादा होगी, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आपकी नींद प्रॉपर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, जिसमें सबसे बड़ा कारण पीसीओडी, और आज की डेट में जो लड़कों को देखा जा रहा है कि उसके स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। पीसीओडी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल लड़कियों में। बहुत सवाल आए हमारे पास जब लोगों को पता लगा कि आप आ रहे हैं। तो पहले बताइए कि पीसीओडी होता क्या है और ये इतनी क्यों बढ़ रही है, और इसका न्यूट्रिशन के साथ क्या कंसर्न है, और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? बेसिकली पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज जिसे कहा जाता है, एक्चुअली ये एक हार्मोनल इशू है। जब हमारे हार्मोन, स्पेशली ईस्ट्रोजन, लेडीज के जो हार्मोन होते हैं, गर्ल्स के प्रोजेस्टेरोन, राइट, ये जब डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसमें टेस्टोस्टेरोन वो बढ़ जाता है, उसको कहा जाता है पीसीओडी। हमारी अपनी ही ओवरीज, हमारी एग्स जिसे कहते हैं ना, हमारी ओवरीज का काम क्या है? एग्स बनाना। वो एग्स तो बनाती हैं, बट कहीं ना कहीं वो एग्स
क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जिन लड़कियों का मंथली साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से उनको बहुत सारी जिसे कहते हैं दिक्कतें फेस आती हैं, स्पेशली फेशियल हेयर ग्रोथ, राइट, ओबेसिटी बढ़ जाना, एब्डोमिनल फैट बढ़ जाना, थाइस हिप्स पे फैट ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, उनको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनको इंसोम्निया की दिक्कत हो जाती है, उनको नींद नहीं आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्मोन फ्लक्चुएशन होती है। और उसके पीछे भी फूड इज अ मेजर रीजन, नींद इज अ मेजर रीजन, एनवायरमेंट इज अ मेजर रीजन, और सबसे बड़ी बात आपका अपना माइंडसेट, जो कि कई बार हमने देखा है कि आप एक्चुअली चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, आप चीज़ों को ध्यान से कभी माइन्यूटली वॉच नहीं करते, आप हर बंदे से, हर पर्सन से या हर चीज़ से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर देते हो। ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर इमोशनल एटीट्यूड, बिहेवियर भी आपको पीसीओडी का शिकार बनाता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आप फूड ऐसा खाओ जो आपको स्टेबिलिटी दे, आपकी हार्मोनल हेल्थ में फ्लक्चुएशंस ना आए, आपके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में स्पेशली, और कहीं ना कहीं आप मेंटली स्टेबल रहो, इमोशनली ड्रेन्ड ना हो। इतना ज्यादा कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना जिसके कारण आपको लगे कि बस मेरी जिंदगी तो अब खत्म है। तो ये चीजें जो होती हैं ये काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं पीसीओडी के अंदर। मेनोपॉज बॉडी में क्या चेंजेस लेके आते हैं, और इसके लिए लेडीज को डाइट में क्या चेंज करना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी पीसीओडी के लिए बताया, गर्ल्स को जो है वो एक, हम बात करें तो कि हमारे बॉडी में जब ईस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमें फाइटो ईस्ट्रोजन वाला फूड ज्यादा लेना चाहिए। अब फाइटो ईस्ट्रोजन फूड कौन से होते हैं? सोया नंबर 1, राइट, फ्लैक्स सीड्स नंबर 2, सीड्स, नट्स से ज्यादा जरूरी सीड्स। एक सीड साइकिल होता है जो हम लड़कियों को करवाते हैं पीसीओडी के लिए स्पेशल, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जितने भी सीड्स हैं उसके अंदर होते हैं लिग्नेंस, और लिग्नेंस जो होते हैं वो हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया पीसीओडी के लिए साइकिल चलता है, एक सीड साइकिल होता है, उसमें अंदर लिग्नेंस सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनका फूड पैटर्न, उनका गट माइक्रोबायोम जो होता है उसको हम पूरी तरह से चेंज करते हैं। चेंज इन द सेंस कि गुड गट बैक्टीरिया, प्रोबायोटिक फूड ज़्यादा दिया जाता है, फर्मेंटेड फूड ज़्यादा दिया जाता है, प्लस प्रीबायोटिक फूड दिया जाता है। प्रोबायोटिक तो गुड बैक्टीरिया हो गए, बट प्रीबायोटिक जो होता है वो गुड गट बैक्टीरिया का खाना होता है, जो कि थ्रू सैलेड्स, फाइबर्स, आपको ओट्स, किनुआ, इससे ज़्यादा मिलता है। लेंटिल्स जो बड़े हमारे चने हो गए, उनमें से राजमा, किडनी बीन्स जिसको हम कहते हैं, उनसे ज़्यादा मिलता है। सोया से मिलता है, टोफू से आपको ज़्यादा मिलता है, सोया मिल्क आप यूज़ कर सकते हो। तो बहुत तरह की ऐसी चीज़ें फाइटो ईस्ट्रोजन के साथ जो आपको सपोर्ट करती हैं। तो पीसीओडी के लिए सबसे ज़्यादा वो बेनिफिशियल रहता है इस तरह का फूड। और पीसीओएस जो आपने अभी बोला, वो भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि ज़्यादातर ये हमारी इनफर्टिलिटी को एक्चुअली बॉडी के अंदर एनहांस करता है, कि हमें कंसीविंग में इश्यूज आते हैं, हमारी कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन पुअर हो जाती है। दैट इज द रीजन पीसीओएस इज वेरी मच कॉमन। और आईवीएफ सेंटर्स आपने देखा होगा बहुत ज्यादा खुल गए। तो हमारी बॉडी में अगेन न्यूट्रिशन डिप्लीशन हमारा मेन है, कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी, हमारी बॉडी में लिग्नेंस की कमी, हमारी बॉडी में बैलेंस फूड की कमी, और सबसे बड़ी बात प्रोटीन्स की कमी, वाटर इनटेक की कमी, आयरन बेस्ड फूड की कमी। अब आप सोचो हमारे देश के अंदर, अगर पीछे मैंने एक सर्वे पढ़ा था, रिसर्च पढ़ा था, कि हमारे देश के अंदर लड़कियों में सबसे ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है। अब आयरन डेफिशिएंसी का जो मेन कारण है वो क्या है? आपका आयरन वाला फूड ना खाना। अब आयरन वाला फूड कौन सा है? आपकी पालक होगी, बीटरूट हो गया, हाँ, राइट, आपका जितने भी आप मानो बेसिकली एनिमल बेस्ड फूड में भी बहुत ज़्यादा हीम आयरन पाया जाता है या डाला जाता है या होता है बेसिकली, तो वो हेल्प करते हैं। बट हम लोग, हमारा जो कल्चरल एस्पेक्ट है, हम लोग वेजिटेरियन है, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो कहीं ना कहीं डेयरी, हम प्लांट बेस्ड डेयरी हम वैसे ही नहीं खा सकते। आपको पता है डेयरी में तो क्या ही आ रहा है ना, दूध कैसा हार्मोन वाला है, बहुत सारी प्रोडक्शन कम है, कंजप्शन प्रोडक्शन बहुत है। ज्यादा है। मतलब मैं नंबर्स नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर लगेगा कि मैडम नंबर्स बोलती है आके, बट स्टिल ये तो डाटा सच है कि आप, हमारा जो एक्चुअली जो हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है उससे ज़्यादा हमारी यहाँ पे तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन ज़्यादा है, तो उसके कारण उसको बढ़ाया जाता है आर्टिफिशियल वे से। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ओवर राइपन्ड हैं, और ओवर, जिसे कहते हैं हाइब्रिड फार्मिंग
भी आ गई है बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा। खैर चीज़ें तो देखो बहुत हैं, बट मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करूँगी, बट सिर्फ इतना सा बोलूँगी कि आप जितना हो सके अपना बैलेंस फूड खाएं। जो बैलेंस फूड से नहीं मिलता वो थ्रू सप्लीमेंट्स खाएं। जो आपको लगता है सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते, वो किसी ना किसी कोच की या न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प लेके अपने घर के खाने से बैलेंस फूड को थोड़ा सा बैलेंस में करने की कोशिश करें या उसको बनाएं। और सबसे बड़ी बात, एक माइंडफुलनेस और एक माइंडसेट रखें कि मुझे अपनी बॉडी में जो डिस्टर्बेंस आ गई है उसको फूड से ही खत्म करना है, मुझे दवाइयां नहीं लेनी। प्रॉब्लम क्या है, छोटी सी दिक्कत आती है, पीसीओडी की दिक्कत के लिए मैं देखती हूँ मेरे पास इतनी सारी गर्ल्स आती हैं, उनको क्या दिया जाता है, कैन यू बिलीव? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, स्टीरॉइड्स बहुत यूज हो रहे हैं। स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। आप सोचो कि क्या कुछ दिया जाता है और आगे का उनका फ्यूचर कैसा हो सकता है, यू कांट इमेजिन इवन। अच्छा मैम, हालांकि हेल्प करती हैं बट स्टिल नॉट इन दैट जोन। अगर आपका पॉडकास्ट देख के अब किसी का मन बन जाए कि मैंने ओबेसिटी से छुटकारा लेना है, मैंने अपनी डाइट का ध्यान देना है, पर क्या होता है अक्सर लोगों की ये कंप्लेंट होती है, खुद से ही कंप्लेंट होती है कि जिम जाना शुरू करना है, कल से फीस दे दी साल की, मैंने डाइट फॉलो करनी है, न्यूट्रिशन के पास भी चले गए, वहां पर भी डाइट ले ली, पर फॉलो नहीं हो रही। उसके बारे में आप कोई पहले सलाह दें कि कंसिस्टेंसी कैसे बनाएं जिससे वो डाइट फॉलो हो सकती है। बेसिकली कंसिस्टेंसी बनाने का सबसे बड़ा रीजन है माइंडसेट। पहले माइंडसेट बनाएं, कंसिस्टेंसी अपने आप बनेगी। क्योंकि माइंडसेट क्या करता है, आपको डिसिप्लिन करता है। डिसिप्लिन लाती है आपके अंदर कंसिस्टेंसी, और जब एक कंसिस्टेंसी बन जाती है तो वो बन जाता है आपका रिचुअल। जब वो रिचुअल बन जाता है तो वो आपको बन जाता है लाइफस्टाइल। तो ये चीजें हैं जो कि आपको सबसे पहले तो देखो माइंड में ही धरना, जिसे कहते हैं ना, धारना पड़ेगा कि मुझे हेल्दी होना है। हेल्दी होने के लिए आपको क्या करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, उसका विचार आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप किसी ऐसे पर्सन से नॉलेज लो जो आपको नॉलेज दे सके, जिसको पता हो इसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्या है और मैंने इसको क्या देना है। ऑफ कोर्स जिन्होंने न्यूट्रिशन साइंस नहीं पढ़ी उनको क्या ही पता है, फूड के बारे में तो उनको कुछ नहीं पता है। इवन मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं, कैन यू बिलीव, मेरे पास डॉक्टर्स आते हैं अपने डाइट चार्ट के लिए, बिकॉज उनके पूरे के पूरी उनकी एजुकेशन के अंदर उनको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। उसके बाद उनको सारा उनका जो उनकी स्टडी वो करवाई जाती है, बट न्यूट्रिशन साइंस नहीं पढ़ाई जाती, वो फूड के बारे में उनको नहीं पढ़ाया जाता। तो आप अगर चाहते हो कि फूड की साइंस के बारे में आपको समझना है और बॉडी को चाहे कोई बीमारी लगी है, चाहे कोई डिसऑर्डर आ गया है, चाहे कोई हार्मोनल इश्यू आ गया है, आपने अपने आप को अगर फूड से ठीक करना है तो यू शुड कम टू द न्यूट्रिशनिस्ट। कि बीइंग एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैंने हजारों लोगों को सिर्फ फूड से चेंज किया है, यानी उनको ट्रांसफॉर्म किया है सिर्फ विद द हेल्प ऑफ गुड मील, गुड फूड, नॉट एनीथिंग एल्स। बड़े लोगों का ये भी कहना है मैम कि जैसे किसी को डाइट पीने की एडिक्शन है, कोक पीने की एडिक्शन है, तो वो कहते हैं सिंपल कोक नहीं लेनी, डाइट कोक दे दो। तो डाइट कोक होगी, डाइट भुजिया हो गया, मार्केट में तो आजकल डाइट ही सब कुछ आने लग गया। तो क्या उसमें और सिंपल कोक में फर्क होता है? देखो कैलोरीज नहीं होती बट शुगर तो होती है। अगर रिफाइंड शुगर नहीं होगी तो स्टीविया तो होगी, है ना। देखो बात यहाँ पे सिंपल कोक की या डाइट कोक नहीं है, बात है कि आपकी चॉइस क्या है। आप उसकी जगह नींबू पानी भी तो ले सकते हो ना, आप उसकी जगह एक अच्छा ड्रिंक बना के भी ले सकते हो, जैसे कि हम इलेक्ट्रोलाइट वाला ड्रिंक कहते हैं, नमक चीनी वाला घोल, उसके अंदर थोड़े आप सीड्स डाल के, फ्लैक्स सीड्स डाल दो, उसके चिया सीड्स उसके अंदर आप डालो, राइट। थोड़े से आप आजकल जैसे गर्मी है, आप गूंद गतीरा डाल के पानी पी सकते हो, वो कूलिंग इफेक्ट भी देगा आपको, राइट। यानी कहने का मतलब है ऑप्शंस तो बहुत हैं, बट आपकी प्रायोरिटी क्या है वो मैटर करती है। अब हम क्या करते हैं, हमें ऐसी चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं जो इंस्टेंटली जैसे हमारे पास आ जाए, तो ये थोड़ा सा मेहनत तो देखो करना पड़ता है अच्छे फूड के लिए। तो वो मेहनत ऑफ कोर्स अगर करोगे तो वो बॉडी में जाके दिखती भी है। हमने भी मेहनत की अपनी बॉडी पे, बॉडी को 50 साल की उम्र में ऐसे मेंटेन रखना आसान तो नहीं है, हम मेहनत करते हैं। अब मेरे 2 बेटे हैं, एक मेरा बेटा 28 साल का है, एक मेरा बेटा 25 साल का है। आप सोचो उन दोनों की बॉडी, मैं उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, वो दोनों आइडल वेट पे हैं। आइडल इन द सेंस कि उनके पूरा 6 पैक्स एब्स, उनका पूरा ट्राइसेप बाइसेप्स, तो वो पूरे ऐसे लगते हैं, लोग भी उनको पूछते हैं कि आपने कहाँ से ये सब सीखा। वो आपके फिटनेस में आने के बाद हुए हैं या पहले ही थे फिटनेस फ्रीक? ऑफ कोर्स बाद में।
वो पहले वो तो बहुत फिर obese प्रेशर थे। हो जाता है ना घर पे, अब मदर ऐसी हो तो बच्चा तो बेस्टी का हो ही नहीं वो सकता। दोनों बहुत ओबीज थे। बड़े वाला उसने 30 केजी वेट लॉस किया, छोटे वाले ने 20 केजी वेट लॉस किया, ओह माय गॉड। और विदाउट जिमिंग, विदाउट हार्डकोर डाइटिंग, विदाउट ब्ला ब्ला फैट डाइट, सिर्फ न्यूट्रिशन से, बैलेंस फूड से और राइट गाइडेंस से। सही कहते हैं बुजुर्ग कि अगर एक औरत पढ़ती है तो पूरी पीढ़ियां तार देती है। बिल्कुल। वाह। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं मैम, आपने ये बताना है कि ये फैक्ट्स हैं कि मिथ हैं। मील स्किप करने से वेट लॉस जल्दी होता है। रॉन्ग, मिथ। 8 बजे के बाद फ्रूट्स अवॉइड करने चाहिए रात को। ये सही है। प्रोटीन पाउडर हार्मफुल है। मिथ। सुबह एक गार बट कंडीशन अप्लाई कि वो कहाँ से आ रहा है, यूज कहाँ हो रहा है, वो कहाँ से बन रहा है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, वो उसका पीडी का स्कोर क्या है, उसका टर्म्स डाइट एंड स्कोर कंडीशंस क्या है। अप्लाइड। टर्म एंड कंडीशंस अप्लाइड, यस। सुबह एक गार्लिक क्लॉव खाने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है। देखो, गार्लिक खाने से नहीं होती, गार्लिक को क्रश करने से जरूर होती है। क्रश इन द सेंस, मैं ये नहीं बोलूंगी, वैसे तो ये क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक गार्लिक आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं कर सकता। गार्लिक के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, नो डाउट, जो कि हमारी इम्यून हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। बट अगर किसी को वो गार्लिक खा के एसिडिटी होगी तो फिर भी वो गार्लिक क्या है, कहते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान, तो वो भी नहीं करना ना, क्योंकि गार्लिक के अंदर लाइसिन होता है। किसी की बॉडी को सूट करे ना करे, हु नोस, क्योंकि जिनको एसिडिक बॉडी है, एसिडिक स्टमक है, उनको गार्लिक सूट नहीं करता खाली पेट। तो कोई भी चीज ऐसे ही नहीं लेनी चाहिए। बट आजकल लोग, आपने देखा है, धनिया का पानी सारे ही पी रहे हैं, जीरे का पानी सारे ही पी रहे हैं, सौंफ का पानी, पता नहीं पुदीने का पानी, सब उसी ही जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी को, एक को अगर किसी ने कुछ बता दिया। तो देखो, हम लोग डिफरेंट हैं, हमारी डाइट भी डिफरेंट होनी चाहिए। हमारा बेसिकली माइंडसेट क्या है कि हमें पता होना चाहिए हमें खाना क्या है और कितना खाना है और कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, और सबसे बड़ी बात कैसे खाना है। जिस इंसान को इतनी समझ में आ गई, वो कभी भी बीमार नहीं हो सकता। आई एम श्योर अबाउट दिस, क्योंकि ये मैंने अपने आप में देखा है। मैंने आज तक 6.5 सालों में, जब से मैंने अपने आप को इस फूड के जरिए, न्यूट्रिशन के जरिए अपने आप की बॉडी को मैंने समझा है, एक छोटी पेन किलर मेरे घर पे नहीं है, बाय गॉड ग्रेस। एक भी बार मैं कभी डॉक्टर विजिट नहीं गई करने किसी बीमारी को लेके। हाँ, मेरा फ्रेंड सर्कल ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स का है, मैं उनको मिलने जाती हूँ, हम बातें करते हैं, बट डजंट मीन कि मैं बीमारी लेके उनके पास जा रही हूँ। बहुत बड़ी बात है मैम, आप इतने सालों से लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए गाइड कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या देखने में मिलती है कि जो लोग आपके पास आते हैं, सबसे कॉमन सवाल क्या लेके आते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन सवाल है क्रेविंग्स और दूसरा स्ट्रेस, और दोनों इंटरलिंक्ड है। जिसको स्ट्रेस है उसको क्रेविंग होगी, जिसको क्रेविंग है उसको स्ट्रेस होगा, वाइस वर्सा। स्ट्रेस ही क्रेविंग का कारण है। यस। और क्रेविंग ही स्ट्रेस का कारण। हाँ, और सबसे बड़ा इन दोनों का कारण है आपका पुअर गट हेल्थ, पुअर माइक्रोबायोम, गट माइक्रोबायोम जिसको मैं कहती हूँ, आपका पेट, और पेट के अंदर आपका बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ योर बैड फूड। अच्छा मैम, आपने इतना कुछ डिस्कस कर लिया अब हमारे पॉडकास्ट पे। अब जो ये लेडी पॉडकास्ट देख रही है और उससे भी आप जैसा फिट होना, तो वो शुरू कहाँ से करे? एक हाउसवाइफ है, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उसके बाद घर पे है, क्या बनाए सुबह से लेके शाम तक? एक आप डाइट बता दीजिए जिससे वो हफ्ते में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में, महीने में कोई रिजल्ट देख सके। देखो जी, सबसे पहली बात लेडीज के लिए कहना चाहूंगी, बीइंग एज अ लेडी की जो स्टेज होती है ना, उसको बहुत फेजेस से गुजरना पड़ता है। मिनार्ड से लेके मेनोपॉज तक, उसकी प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरीज तक, है ना, इतनी स्टेजेस उसके अंदर आती हैं। बॉडी उसको इतने वेरिएशंस देखती है, इतने ट्रांजिशंस बॉडी उसकी देखती है। तो उसको हमेशा अपने फूड के लिए उसका, जिसे कहते हैं ना, माइंड सेट जो है वो बहुत बढ़िया वाला होना चाहिए। सबसे पहले उसको प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मेरा खाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो फूड बैलेंस्ड है या नहीं है, ये उसको पता होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी खा लिया, कुछ भी बना लिया और लेडी खाए जा रही है। आपको अपना फूड आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली तैयार करना पड़ेगा। हर बॉडी डिफरेंट फूड। यस, फॉर एवरी बॉडी देयर इज अ डिफरेंट फूड। अब देखो, जिन लोगों का वेट गेन का प्रॉब्लम है, उनको ज्यादा फैटी फूड, फ्राइड फूड, हाई कार्ब्स वाला फूड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड उनको नहीं खाना चाहिए। बट हम खा रहे हैं ना। हमारे घर में क्या है, रोटी रोटी रोटी, चावल चावल चावल। अवेयरनेस नहीं है। हम क्या खा रहे हैं, हम सारा दिन कार्ब्स वाली डाइट खा रहे हैं। बेसिकली हम कहते हैं ना हम वेजिटेरियन है,
मैं कहती हूँ वेजिटेरियन नहीं है, हम ग्रेनिटेरियन हैं। हम सारा दिन कार्ब्स खाते हैं। आप सोचो, सुबह परांठा से शुरू हो जाता है पंजाब के अंदर, दोपहर को क्या चलता है, रोटी या चावल, रात को क्या चलता है, रोटी या चावल, और बीच में भी अगर स्नैकिंग भी करनी है तो क्या चलता है, ब्रेड, हॉट डॉग, है ना, पिज्जा, बर्गर, सब कार्ब्स ही तो हैं। और तो उसमें भी लेडीज शुगर है। उस ऑफ कोर्स, देखो कार्ब्स का दूसरा नाम शुगर है, कोई शुगर अलग चीज नहीं है। कार्ब्स का दूसरा नाम शुगर है क्योंकि कार्ब्स के अंदर शुगर होती है, चाहे वो रोटी है चाहे वो फ्रूट है। फ्रूट सिर्फ फर्क इतना है कि कार्ब्स में ग्लूकोज होता है और फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, राइट। तो कहने का भाव ये है सिर्फ कि लेडी को अपनी डाइट को मैनेज करके खाना चाहिए। उसको सबसे पहले पता होना चाहिए उसका BMR कितना है, बेसल मेटाबॉलिक रेट कितना है, उसकी बॉडी में उसकी एनर्जी की कंजम्पशन कितनी है जो कि बॉडी रोज उससे डिमांड करती है। अगर वेट जाना है तो उस कंजम्पशन से कैलोरी कम करना चाहिए उसको डेली। अगर उसका वेट कम है तो उसको कैलोरी प्लस करना चाहिए अपने BMR से डेली। यानी कि अगर आप अंडरवेट हो तो प्लस खाओ, अगर आप ओवरवेट हो तो प्लस खाओ, बट अकॉर्डिंग टू योर BMR, जो कि मैंने अभी बताया। दूसरी चीज, आपकी बॉडी में पानी का 3 से 4 लीटर इनटेक डेली बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारे नॉर्थ इंडियंस की हाइट है वो 160-165 के बीच में होती है, जनरल जो हम एवरेज लेडीज की देखते हैं। यानी कि अगर आपका वेट उस अकॉर्डिंगली आइडल भी है, आप 60 kg के हो या आप 65 to 70 kg के हो, तो आपको पानी अकॉर्डिंग टू योर बॉडी ही पीना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए 60 kg वेट तक। बट अगर हाँ किसी का 80-90-100 है तो वो 3.5 से 4 लीटर भी पी सकता है, बट जरूरी है, मैंडेटरी है। स्पेशली गर्मी आ गई उसमें तो बहुत जरूरी है, क्योंकि डिहाइड्रेशन इज अ मेजर 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 रीजन ऑफ योर पुअर गट हेल्थ, योर कॉन्स्टिपेशन, योर हार्मोनल फ्लक्चुएशन, योर डिहाइड्रेशन, स्पेशली आपकी सूखी त्वचा जिसे कहते हैं, आपकी स्किन का ड्राइनेस, आपकी बॉडी के इंटरनल ड्राइनेस जितनी भी होती है वो डिहाइड्रेशन का उसके साथ बहुत बड़ा लिंक है। तो हाइड्रेट हमेशा रहें, पानी प्रॉपर पिएं, अगर हो सके तो पानी के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलाइट डाल के जरूर पिएं, जिसमें नमक आ गया, थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, थोड़ा सा आप उसके अंदर ग्लूकोज जो पाउडर होता है, ग्लूकोन डी, वो थोड़ा सा डाल के उसको मीन्स इलेक्ट्रिकली चार्ज करके पिए। और आजकल तो आपने देखा होगा कि लोग खीरा, कैरेट, पुदीने के पत्ते, धनिया के पत्ते ये डाल के लेते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। गर्मियों के लिए कोई ड्रिंक बताओ मैम, आजकल गर्मियां आ रही हैं आगे। गर्मियों के लिए देखो सबसे बढ़िया आपको अगर मैं न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, सत्तू ड्रिंक। सत्तू आप लस्सी में डाल के 1 चम्मच सत्तू का आप लस्सी के अंदर डाल के आप उसको जरूर उसमें थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च वो डाल के, क्योंकि लेडीज को ब्लोटिंग बहुत इश्यू होता है ना, ब्लोटिंग उनकी बॉडी में वाता बहुत बढ़ा रहता है, तो थोड़ा सा हींग वाता को शांत करता है। थोड़ा सा आपका जो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं, उसके अंदर पेपरिन होता है जो कि इन्फ्लामेशन को कम करता है। जीरा अगेन इज एंटी इन्फ्लामेटरी फूड जो आपके हार्मोनल फ्लक्चुएशन को भी काफी हद तक शांत करता है। तो जीरे का पाउडर उसमें डालें, ब्लैक पेपर डालें, थोड़ा सा हींग डालें, थोड़ा सा ये बना के ड्रिंक अपने पास आप रखें, और जब आपको दिल करता है आप थोड़ा थोड़ा उसको पीते जाएं। जरूरी नहीं सारा आपने पीना एक बॉटल को, 1 लीटर में बना के आप रखें और थोड़ा थोड़ा आप पूरे दिन पीते रहें, तो उसमें प्रोटीन भी जाएगा, आपके अंदर फाइबर भी जाएगा, और आपके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी ऐसे सब्सटेंस भी जाएंगे जो कि आपकी बॉडी को हेल्प करेंगे डिटॉक्सिफाई होने में। कोई ऐसा फूड जो हमें कभी भी नहीं खाना चाहिए और एक ऐसा फूड जो रोज खाना चाहिए? उससे पहले मैं पूरा दिन का आपने चर्या पूछा जी। कि लेडी को जी, पूरे जी। दिन क्या खाना जी, जी। चाहिए, तो बस मोटा मोटा बताऊंगी क्योंकि उसमें तो बहुत डिटेलिंग हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले क्या बताया, सबसे पहले आपको पानी का ध्यान रखना है। पानी इज वेरी 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 सुबह इंपॉर्टेंट। उठते ही सुबह उठते सार पानी का गिलास लें, 1 नहीं तो 2 गिलास ले लें, बट हाँ उसमें थोड़ा सा मैं यही बोलूंगी इलेक्ट्रिकली चार्ज पानी पिए इंस्टेड ऑफ प्लेन वाटर, क्योंकि कई बार प्लेन वाटर पीने को मन नहीं करता कईयों का, बट थोड़ा सा उसके अंदर यही थोड़ा सा आप ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट डाल के जरूर पिए, इलेक्ट्रिकली चार्ज वाटर पिए। और हो सके तो देखो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि पानी अलग अलग तरीके का हर बॉडी टू बॉडी टाइप होता है, और उसके बाद आप कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें शांति से बैठने का, थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करें, थोड़ा सा अपने आप को मी टाइम जिसे कहते हैं ना, वो मी टाइम अपने लिए रखें। चाय कॉफी का मन अगर करता है तो विदाउट मिल्क,
अब फिर से वही बात आती है कि चाय कॉफ़ी भी तो मैम हमको पीनी है। मैं उसके अगेंस्ट तो हुई ही नहीं हूँ, ना मैं चाय के अगेंस्ट हूँ, ना मैं कॉफ़ी के अगेंस्ट हूँ। बट जिस तरीके से हमारे इसमें बनता है कंट्री के अंदर, उसमें दूध भी डल गया, चीनी भी डल गई, कड़ा के काढ़ा बना के पिया जाता है ना, मैं उसके अगेंस्ट हूँ। क्योंकि इट्स अ प्योर एसिडिक ड्रिंक, जो कि आपकी गट हेल्थ को पुअर करता है, कहीं न कहीं आपको एसिडिटी प्रोन करता है और कहीं न कहीं आपके मेटाबॉलिज़्म को डाउन करता है। तो आप अपना ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, जिनको देखो सूटेबिलिटी है, क्योंकि बिल्कुल। ब्लैक कॉफ़ी सारों को सूटेबल नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि कई लोग दूसरों को देख के ब्लैक कॉफ़ी कहते हैं जी बुलेट कॉफ़ी वो पा के वो हीरोइन हाँ। शिल्पा शेट्टी पी रही है। जी, जी, जी। तो ब्लैक कॉफ़ी में वो डाल के घी। घी तो मैंने भी पीना। अरे उनका अपना रूटीन है, वो कितनी मेहनत करते हैं, उन्होंने अपना मेटाबॉलिज़्म कितना फ़ास्ट कितना बढ़िया किया हुआ है, आपको बिल्कुल। पता है इस चीज़ का? बिल्कुल। तो हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, हम तो कॉफ़ी पी रहे हैं, उसके अंदर चीनी भी डाल रहे हैं, हाँ। दूध भी डाल रहे हैं और कई बार हम कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो आपका अपना गट माइक्रोबायोम है ना। जी। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेशन वाली नहीं है, डिहाइड्रेट, तो कॉफ़ी तो वैसे ही नहीं आप पी सकते, क्योंकि कॉफ़ी तो चाय से 50 गुना ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है बॉडी को, राइट? तो वो नहीं आप पी सकते। हाँ, आप पियो अगर आपको सूटेबल है, ग्रीन टी पियो, घर पे अपनी आप टी बना के पियो, पुदीने के पत्ते लेकर आप थोड़े से कड़ी पत्ते लेकर उनको उबाल के थोड़ा जिंजर डाल लो, थोड़ा सा रॉ टर्मरिक डाल लो, ये आप डालकर इसको आप पी सकते हो उबालकर, बहुत अच्छा है, राइट? ये डिपेंड करता है ना, फिर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि इसके अंदर और हम क्या चीज़ें डालते हैं, वो हम उनको बताते हैं जैसे हमारे पास पर्सन्स आते हैं। जी। फिर उसके बाद आपने अपना पूरा बैलेंस फूड लेना है इन योर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में अंदर सबसे बड़ी चीज़ प्रोटीन पहले, फिर आपने लेना है फाइबर, फिर आपने लेने कार्ब्स। यानी अगर आपके घर पे आपका ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट जो बनता है, आप पराठा खाते हो, आप दही खाते हो, आप सब्जी लेते हो, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मील बैलेंस, तो आप सबसे पहले दही खाओगे, उसके अंदर प्रोटीन है और गुड फैट्स है। फिर आप क्या खाओगे? सब्जी खाओगे। उसके बाद आपको रोटी खाने की डिजायर बचती है तो एक खाओ, नहीं बचती है तो ना खाओ। बचेगी नहीं। बचती नहीं वैसे तो, अगर प्रोटीन इनटेक हो जाए तो मेरे को लगता है प्रोटीन उसके तो बाद वैसे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा हमारा मूल मंत्र है, जो कि हमें पता होना चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस क्रिएट करता है। आप एक्सेसिव कार्ब्स नहीं खाते, स्पेशली जिनको शुगर है, वो कार्ब्स ज्यादा खा रहे हैं तो शुगर तो कभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि कार्ब्स ही खाए जा रहे हैं ना हम लोग फाइबर कहाँ खा रहे हैं? ना हम प्रोटीन खा रहे हैं ना हम फाइबर खा रहे हैं। तो आपको अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा शामिल करना होगा, फाइबर ज्यादा शामिल करना होगा। कार्ब्स जितना हो सके आप ज्यादा ना लें। अगर आप ओबीस हो या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपको कोई भी किसी तरह का डायबिटीज, थायराइड, बीपी एंड ऑल, राइट? सो उसके बाद आपको अपना हाइड्रेशन, जैसे मैंने बताया, पानी बहुत ज़रूरी है और मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छे विचार सुनना और अच्छे विचार, पॉजिटिव बातें करनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके अपनों से नहीं होती तो आप किसी और से करो, और इन द सेंस आप अपने पड़ोसी से करो, अपनी फ्रेंड से करो, बट हाँ जो पॉजिटिव हो। नेगेटिव लोगों से कोशिश करो दूर रहो, क्योंकि नेगेटिव लोग आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब नहीं करते, वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब कर देते हैं। 100%। क्योंकि जहाँ जो यहाँ है वही यहाँ जाएगा ना। तो इसलिए नेगेटिव लोगों से दूर रहो और रात को सोने का टाइम अपना एक टाइम करो। कहते हैं हमारी बॉडी का एक्चुअली सर्केडियम रिदम है जो हमें अलाउ करता है। तो 10 बजे तक कोशिश करो सो जाओ और सुबह 5 बजे तक कोशिश करो सूरज चढ़ने से पहले उठ जाओ। कहते हैं ना, जिसने चढ़ता सूरज देखा उसका दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। सनराइज देखना वैसे ही बहुत शुभ होता है। तो आप ये चीजें करो तो देखो आपकी सेहत कैसे अच्छी होगी, आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी। विटामिन सी लो, कोलेजन लो, विटामिन ई लो। अब इसके सोर्सेज हैं, देखो फूड भी है, सप्लीमेंट्स भी है। मैं ज़्यादा विश्वास अकॉर्डिंग टू माय न्यूट्रिशन साइंस मैं कहती हूँ, सप्लीमेंट जो होते हैं वो बड़ी न्यूट्रिशनल कन्वीनियंस है हमारे पास। हम इतना कई बार चेरीज बेरीज ढूंढने में लगाते हैं, इसमें से ये नहीं मिल रहा, संतरा नहीं हमें मिल रहा, अब गर्मी आ गई, संतरा कहाँ से मिलेगा, विटामिन सी कहाँ से आएगा। आंवला कईयों को मिलता है, नहीं मिलता है, विटामिन सी कहाँ से आएगा। गुआवा मिलता है, नहीं मिलता है। तो कुछ ऐसी चीजें जरूर लो। विटामिन ई का कैप्सूल आप ले सकते हो डेली, एक लेडीज। कोलेजन आप डेली अपनी बॉडी में डाल सकते हो, थ्रू सप्लीमेंट भी, थ्रू फूड भी डाल सकते हो। बेसिकली फूड ऑप्शंस ही बड़ी कम है जो कोलेजन, अब सारा एनिमल बेस्ड के अंदर कोलेजन आता है बेसिकली ना, मेरीन फूड के अंदर होता है, तो नॉर्मल डाइट के अंदर कोलेजन नहीं होता। बट फिर भी मैं बोलूंगी कोई बात नहीं, आप नट्स लो, चिया सीड्स लो, आप फ्लैक्स सीड लो, उसके अंदर भी आपको काफी सपोर्ट मिलती है, क्योंकि विटामिन ई उसके अंदर भी होता है। आमंड्स ले सकते हो, विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स है।
आपके स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, आपकी हेयर ग्रोथ को, बायोटिन B7 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे हेयर ग्रोथ के लिए, वो आप ले सकते हो, हमारे सीड्स नट्स में हमें मिलता है। और B12 स्पेशली विटामिन B12 का सप्लीमेंट जरूर लो, क्योंकि मैंने देखा है हमारे नॉर्थ के अंदर लोगों को B12 डेफिशिएंसी बहुत है, और जिसके अंदर B12 डेफिशिएंसी कुछ सालों तक रहती है उसको न्यूरोलॉजिकल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। अब जितने भी नर्व रिलेटेड इश्यूज हैं इसमें ऑलमोस्ट हमारे आ जाते हैं, हमारे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज में आ जाता है हमारा अल्जाइमर, हमारा डिमेंशिया, हमारी पार्किंसंस, हमारी नर्व्स, शेटिका नर्व, लेडीज को ज्यादा जिनकी दिक्कत रहती है, शेटिक नर्व दर्द हो रही है जी, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हमारी स्पाइन में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। है तो नर्वस सिस्टम ना सारा, ऑटो में हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है हमारे विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेशली जो B12 है। तो B6, B12, B7 ये जरूर लें लेडीज, विटामिन E जरूर लें, कोलेजन जरूर लें, और सबसे बड़ी बात बैलेंस फूड जरूर लें। और फाइबर तो मैं कहती हूँ आने वाला सुपर फूड है, और अभी आपने देखा होगा कुछ कंपनीज ने जो कि ये बना रही हैं बड़ा मतलब उन्होंने फाइबर भी लॉन्च कर दिया है, कहते जी फाइबर भी पता चल गया ना, फाइबर आने वाला सुपर फूड है। तो इसलिए फाइबर 25 से 35 ग्राम, सैलेड की एक प्लेट में 5 ग्राम होता है मैक्स टू मैक्स, तो फाइबर कहीं ना कहीं आपको और से भी लेना पड़ेगा। अब बड़े ग्रेन्स हैं जितने भी, मिलेट्स हो गए, उसमें भी आपको फाइबर मिलता है, रागी का, ज्वार का आटा, बाजरा मैं रेकमेंड नहीं करूंगी गर्मी के अंदर, उसमें से फाइबर आपको मिलता है। तो फाइबर आप अपनी बॉडी में जितना डाल सकते हो डालो, आप सिंपल कार्ब्स को कम करो। ये जो जितना भी कई लोग कहते हैं जी वीट खांच की प्रॉब्लम है, साडे तब बुजुर्गां ने वीट खादा है ते हुण वीट नू की हो गया, वीट नू होया कुछ नहीं है, साडा पाचन कमजोर हो गया वीट नू पचाने वास्ते। वीट खा लो, प्रॉब्लम नहीं है, जिनको पचती है खाएं। बट मैंने देखा है हमारे इतने सारे मेरे पास लोग आते हैं जिनको ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, उनको पता ही नहीं है, उनको एलर्जीज नहीं जा रही बॉडी से, उनका एब्डोमिनल फैट नहीं कम हो रहा, उनको IBS नहीं ठीक हो रहा, उनका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो कहीं ना कहीं ग्लूटेन है ना उनकी डाइट में, जो इंटॉलरेंस है उनको। फिर लैक्टोस भी उसका दूसरा आ जाता है पार्ट। अब कई लोग कहते हैं रात को दूध पी के सो जाओ, हल्दी वाला दूध पियो बहुत वधिया रहोगे। कोई पूछे कि ये हल्दी वाला जो दूध है इसके अंदर कौन सा दूध आप इनको पिला रहे हो, क्या ये आपको पता है? ये हार्मोन्स वाला दूध हम पिला रहे हैं, ये तो हमें पता नहीं है। अब आप सोचो कि हमारे पास देखो हमारी बॉडी में लैक्टेस एंजाइम है, वो एक्टिव रहता है एक्चुअली सिर्फ कुछ पहले सालों तक, यानी कि जब तक एक बच्चा मदर की ब्रेस्ट फीड लेता है, वो लैक्टेस एंजाइम उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एक्टिवेशन रहती है उसकी। बट जैसे ही ब्रेस्ट फीड हट जाती है तो हमारा धीरे धीरे करके 10-12 साल तक हमारा लैक्टेस एंजाइम इनएक्टिव हो जाता है। तो वही चीज है ना कि हम तो दूध पूरी 100 साल की उम्र तक हम लोग इसका वो यूजेज कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो देखो ऐसी चीजों पे नहीं जाना चाहिए कि जो आपको कोई भी कुछ कह रहा है वैसा करते जाओ। अब जो भी करो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली करो, अंडर सम न्यूट्रिशनल गाइडेंस करो, अंडर सम साइंस करो, जिसे कहते हैं साइंस पैटर्न के हिसाब से करो। कुछ भी कुछ कह रहा है सुन के करना, इट्स नॉट गुड एट ऑल। बॉडी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मशीन जो भगवान ने हमें बना के दी है। कहते 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾ तो बाद मिली है ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਖਾਣੇ पीने ਦਾ ध्यान ही नहीं रखा तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ वैल्यू ਕੀਤੀ ਇਹਦੀ? तो हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रॉब्लम्स के कारण हमें फिर प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करना पड़ रहा है, हमारा पैसा भी जा रहा है। वही बात आपकी कि पहले 50 साल पैसा कमाने में लगाए और फिर बाकी का जो बचा हुआ टाइम है वही पैसा दवाइयों में खर्च करने के लगाने पे लगाए। बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवाते अपने, ऐसे ही कर रहे हैं लोग। वो क्या कर रहे हैं, पहले 50 साल अपनी एट द कॉस्ट ऑफ देयर हेल्थ पैसा कमा रहे हैं और फिर वही जोड़ा हुआ पैसा, वही इतनी जोड़ी हुई इनकम बड़ी बड़ी गाड़ियों में, मर्सिडीज में, बड़े बड़े घरों में रह के वो क्या कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल्स में जाने के लिए लगा रहे हैं। तभी आप देखो हॉस्पिटलों में कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं इसी वजह से। लोग हेल्थ अवेयर नहीं है। पर मेरे को बड़ा अच्छा लगा आज आपसे इतनी डीप टॉपिक, मैंने देखा आप बहुत डीप टच करते हो इन टॉपिक्स को। वैसे आउट ऑफ द बॉक्स मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये डाइट से तो कोई सवाल नहीं है मेरा, कि ये जो फेस रूटीन है वो उसके बारे में कुछ बताओ मैम। फेस रूटीन, हाँ क्या कहते हैं उसको? स्किन केयर रूटीन। स्किन केयर जी, स्किन केयर तो लगता देखो है कि जिन्होंने आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा सुना है तो वे पूछेंगे कि चलो सेहत के लिए तो मैम ने बहुत बातें बता दी, स्किन केयर रूटीन बताओ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक,
स्पेशली फॉर लेडीज, बट आजकल जेंट्स के लिए भी। बॉयज के लिए भी है, हाँ, क्योंकि मैंने देखा आजकल ट्रेंड में है, स्किन का बड़ा ध्यान रख रहे हैं और रखना भी चाहिए। रखना चाहिए। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ऐसे बिल्कुल। थोड़ी कहा किसी ने। आपका फेस बुझा हुआ है, आपका फेस बेचारा बिल्कुल डल हुआ पड़ा है, आपकी स्किन में टेक्सचर आपका बिल्कुल जिसे कहते हैं मिसमैच हुआ पड़ा है, अनइवन स्किन टोन आपकी हुई हुई है, आंखें आपकी अंदर धंसते जा रही हैं, आपका चेहरे के ऊपर इतनी ज्यादा ऐसी ऐसी ब्लैमिशेस आ रही हैं जो कि पूरा चेहरा कवर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग माल न्यूट्रिशन से ग्रस्त हैं। अब स्किन जो होती है ना, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे शरीर का स्किन। बट स्किन की क्या हम केयर करते हैं? सबसे ज्यादा एक्सपोजर स्किन का है। आपको पता है हमारी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया वायरस आने से पहले हमारी स्किन से टकराता है। इट इज अ बैरियर, इट इज अ प्रोटेक्शन बैरियर, हमारी जो हमारे अंदर की है सेहत और हमारी बाहर की सेहत के साथ इंटरलिंक्ड है। तो स्किन में बोलूंगी स्किन केयर के लिए बहुत जरूरी है जी, पहले तो स्किन का ध्यान रखना। आपको आपकी स्किन टाइप पता होनी चाहिए कि आपकी सेंसिटिव स्किन है, आपकी ड्राई है, आपकी ऑयली है, आपकी कॉम्बिनेशन है। दूसरा, आप अपनी स्किन को रोज अच्छी तरह से क्लीन करें। क्लीन इन द सेंस कि भी साबुन लगा के क्लीन नहीं होता, क्लीन इन द सेंस कि अच्छी तरीके से, अगर आप घर पे एक कर्ड से, जिसे कहते हैं जैसे दही और बेसन का, हम पुराने जमाने में सुनते थे ना, वो उपटन बनाते हैं घर के, नेचुरल उपटन। अगर अच्छा फेस वॉश आप नहीं ले सकते अच्छी कंपनी का, वैसे तो अच्छी कंपनीज के फेस वॉश बहुत हेल्प करते हैं क्लेंजिंग करने में, एंड ओपन हमारे जो पोर्स होते हैं वो उनको हेल्प करते हैं, ओपन पोर्स को, और जो पोर थोड़े से बंद हो जाते हैं उनको खोलने में। बट जो घर का उपटन है वो बहुत बेस्ट है। आप सुबह उससे अपना चेहरा धोइए, और रात को जरूर सोने से पहले अपने फेस को क्लीन करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी दिन की हेल्थ जो स्किन की है वो इतनी डैमेज नहीं होती जितनी भी रात की आपकी स्किन की हेल्थ डैमेज होती है जब आप सो रहे होते हैं। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, हम ऐसी ऑफिस से आ जाते हैं, ऐसी थोड़ा सा आंखों पे हमने छींटे लगाए और हम सो गए, हमने कभी अपने फेस को क्लेंस नहीं किया होता। तो अपने फेस को क्लेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन भर की डस्ट, दिन भर के वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आपको पता भी नहीं है, अब हम कहीं भी जाते हैं एक्सपोजर होता है, देखो कितनी सारी चीजें हैं, धुआं है, कहीं पे कुछ है, तो कितने सारे ऐसे फ्यूम्स हैं जो कि हमें पता ही नहीं, हमारी स्किन के पोर्स के ऊपर जम जाते हैं। तो उनको क्लीन करना बहुत जरूरी होता है। क्लीन करने के बाद आप इसको अच्छे से मॉइस्चराइजर भी करो, क्योंकि जब एक स्किन को क्लीन करने के बाद इसके पोर्स ओपन हो जाते हैं तो उनको हमने कवर भी करना होता है, उसकी एक लेयरिंग को भी कवर करना होता है, जिसके कारण आपका टेक्सचर खराब नहीं होता, आपकी इलास्टिसिटी ऑफ स्किन, कहते हैं ना स्किन इज अ जिसे कहते हैं, एक हमारा स्किन का जो सिस्टम है वो कोलेजन और इलास्टिन से बना होता है। कोलेजन 40 साल के बाद हमारी बॉडी में ड्रॉप डाउन होना शुरू हो जाता है। इलास्टिन हमारी बॉडी के बाद हमारी बॉडी में 50 साल के बाद ड्रॉप डाउन होने शुरू हो जाता है, तभी लोगों के रिंकल्स आ जाते हैं। इनफैक्ट आसो अर्ली एज में रिंकल्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोलेजन नहीं है, इलास्टिन नहीं है, फ्री रेडिकल्स ज्यादा हैं, बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया है, सारा दिन जंक खा रहे हैं, जंक सुन रहे हैं, जंक पी रहे हैं, राइट, और अपने आप को सारा दिन बैठ के हम लोग एक्सपोजर नहीं कर रहे बाहर अच्छी ताजी हवा का। ताजी हवा है भी नहीं है, पोल्यूशन एवरीवेयर है, बट वही दिल्ली जैसे आपने देखा होगा सिटी के अंदर ताजी हवा जैसा तो कुछ है नहीं। तो आप हो सके तो सुबह का टाइम कुछ 2, 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा फ्रेश एयर में जरूर जाएं जब पॉल्यूशन नहीं ज्यादा होता, राइट। अपना रात को रिजीम जो CTM मैंने अभी बोला, क्लिंजर, टोनर, टोन करें। अगर आपके घर में टोनर नहीं है, एलम जो होता है उसका आप रात को उसको पूरे दिन में उसको आप पानी में उसमें डिजोल्व करके रखें, और जो वो पानी होता है उसको आप अपने चेहरे पे उसके स्प्लैशेस करें विद सम स्प्रे बॉटल्स, तो वो आपका टोनर हो गया। अगर आपने मार्केट से नहीं खरीदना, क्योंकि मार्केट में बड़े एक्सपेंसिव भी हैं, जो बड़ी कंपनीज वाले जो ले सकते हैं वो ले लें। फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर। ये 3 चीजें अगर आप अपनी बॉडी के अंदर करते हो, स्पेशली अपनी स्किन के ऊपर, अपने फेस के ऊपर आप इसका रूटीन सेट करते हो, तो आपकी स्किन जो होगी वो हेल्दी स्किन बनेगी, आपकी एजिंग फास्ट नहीं होगी स्पेशली स्किन के तौर पे, और ये ग्लो भी करेगी, इसका टेक्सचर भी मेंटेन रहेगा, और आप यूथफुलनेस को फील करोगे। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे साथ इतनी नॉलेज शेयर की। और एज अ पॉडकास्टर मेरे को वैसे सारे पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगता है, पर जो पॉडकास्ट मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के करीब होते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट टॉपिक बन जाते हैं। और आप जैसे न्यूट्रिशनिस्ट का हमारे स्टूडियो आना ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और आप वाकई बहुत डीप टॉपिक्स टच करते हैं, और आपने हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी अभी तक इम्पैक्ट की है।
जितना मैं जानता हूँ, कुछ मेरे भी पुलिस लॉबी में दोस्त हैं जिनकी स्पेशली कॉल आई आपके लिए और उन्होंने बताया कि अनमोल तू भी डाइट लेके देखी। तो मैं कहा नहीं, पर इतनी तारीफ हुई आपकी हर जगह से तो मिलके लगा भी कि आपकी जितनी नॉलेज है और जितने मर्जी लंबे पॉडकास्ट कर लें हम, वो भी कम है। तो मैं यही कहना चाहूँगा लोगों को कि हेल्थ वाइज आपको ज़रूर अवेयर होना चाहिए और किसी भी गाइडेंस के लिए, किसी भी अवेयरनेस के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं और हम ज़रूर मैम से दोबारा टाइम लेके, क्योंकि स्पेशली चंडीगढ़ से लुधियाना आना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैम से दोबारा टाइम लेके हम लोगों के साथ ये बातें और कर सकें। और बहुत बहुत शुक्रिया मैम एक आपने। चीज लास्ट में जी बोलूंगी जी जी कि हेल्थ इज एंडलेस टॉपिक। 100%। हेल्थ को कोई भी अच्छे तरीके से डीप डेप्थ तक कोई भी नहीं अभी तक जान पाया, इवन मेडिकल साइंस नहीं जान पाई। तो इसलिए हेल्थ को अपडेट करने के लिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज रखने के लिए अपडेशन का होना बहुत ज़रूरी है, एक अपडेटेड मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों को हासिल करने के लिए, जिसे कहते हैं ना इनकलकेट करने के लिए, एक माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि मुझे भी हेल्दी होना है, मुझे भी फिट लगना है, मुझे भी समाज में अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है और मुझे भी एक ऐसा पर्सनैलिटी बनना है जिसको लोग बार बार पूछें कि आपने अपने आप को कैसे फिट रखा है, जैसे हम पूछ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। भगवान कृपा करे और आप ऐसी सेवा करते रहें लोगों की, क्योंकि लोगों को हेल्थ के लिए अवेयर करना ये भी बहुत बड़ी सेवा है। और मेरे को लगता है कि आप लोग सबको भी ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और अगर किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए मैम से तो आप मिल के चंडीगढ़ जाकर ले सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में सारा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर इनकी टीम का अवेलेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए AK टॉक शो के साथ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅੱਛੇ ਫੂਡ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਣ ਦੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੋਨ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਡੀ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਨਮੁੱਲੇ ਪਾਰਟਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਫਿੱਟ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਧੁੱਕੀ ਠਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।